परस्तु विग्रह प्राप्ते वयम पंचाधिकशतम, मतलब ये महाभारत का भी युधिष्ठिर ने बताया था कि जब हम एक दूसरे के खिलाफ है तब तो हम 100 बनाम 5 है, कौरव बनाम 5, पर जब कोई एक्सटर्नल थ्रेट आता है तब हम 100 बनाम 5 नहीं, हम 100 प्लस 5 105 है। तो सेंटिमेंट ये था कि हम बटेंगे जातियों में तो धर्म पे कटेंगे। अभी वो लेफ्ट वाला वो विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ डिबेट में था, बोल रहा था हम खड़े हैं जी आपके साथ, करिए एक्शन। विवेक जी आप तो रहने दो, आपके एक नेता ने सेना को खून देने की पेशकश की तो आपने उसको पॉलिट ब्यूरो से निकाल दिया। तो अभी फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के लिए कहा कि ये टेररिस्ट्स के घरों में भी जाती रही है, इस तरीके की स्टेटमेंट आई है। सरप्राइजिंग क्यों है? इट इज लाइक पॉट कॉलिंग केटल ब्लैक। वही फिर अगर दलित को मुसलमान ने मारा तो चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं बोले, तो दलित को भूल जाएंगे। अगर दलित को ब्राह्मण ने मारा तो दलित चिल्लाएंगे। हाँ, तो दैट इज तो द हायरार्की। बचाने वाला मुसलमान था, मैंने बोला बचाने वाले का धर्म देख लिया और मारने वालों का धर्म नहीं देख पा रहे हैं। गजब है भाई साहब। तो जो बोलते हैं ना कि नया नया मुल्ला जो है ज्यादा प्याज खाता है, मतलब मुहावरा है, वरना वो बोलेंगे कि मुल्ले को मैंने बोल दिया ज्यादा प्याज खा रहा है, पता नहीं एंटी अनियन एंटी मुल्ला, पता नहीं क्या बोलेंगे मुझे। जिस व्यक्ति को एलएसी और एलओसी के बीच में अंतर क्या है वो नहीं पता, वो व्यक्ति आज अगर इंडियन आर्मी पे सवाल उठा रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, राहुल गांधी को अपने गिरबान में छापने की जरूरत है। जरा हम पाकिस्तान पे वापस चलें तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई इस बार पाकिस्तान पे किसी को नहीं जाना है, इस बार आप पाकिस्तान पे चलो। नहीं मिला के तो जाना ही है, लाहौर अपना क्या दिक्कत। हिंदू की जमीन चाहिए पर हिंदू बोर्ड में नहीं चाहिए। जो भेजी थी दुआ वो टकरा के आ गई लौट। 2007 में कोई क्रिकेट मैच था भारत पाकिस्तान का, गुवाहाटी में था, कहाँ पे था, तो वहाँ पर करीब 22 पाकिस्तानी आए, 22 थे 15 थे, पता नहीं कितने थे, जितने भी थे वो गए ही नहीं, वो यहीं पर बस गए, मैच देखने आए थे। एक सेकेंड, जस्ट फॉर पाकिस्तान। हाँ जी, ये देखो, ये खाली हम कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारे पास बोतल भी भरी हुई रखी है सामने। तो नमस्कार दोस्तों, आज शहजाद भाई के साथ हम फिर से बहुत टाइम के बाद आए हैं और नॉट सो सीरियस विद शहजाद। आज थोड़ा सा सीरियस हो सकता है क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं। एक तो सबसे पहली बात, आज हम बात करेंगे पहलगांव के बारे में, फिर साथ साथ पहलगांव के ऊपर जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो घृणित पॉलिटिक्स, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके बारे में, और फिर पाकिस्तान के साथ क्या क्या चल रहा है उसके बारे में बात करी जाएगी, और साथ में बात होगी वक्फ के बारे में। तो शहजाद भाई, लास्ट टाइम आप आए थे तो खो गए थे, आज सीधा एकदम बिल्कुल तरीके से आने में कैसा लगा? ये डिफरेंस होता है जब आपके पास क्लियर विजन हो, और मुझे लगता है कि जो लोग फॉग में अटके हुए हैं अब उनको क्लियर विजन से देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, क्लियर विजन ये होनी चाहिए कि हमें 2.5 फ्रंट वॉर के बारे में जनरल बिपिन रावत जी हमेशा बोलते थे। बिल्कुल। अब धीरे धीरे करके क्लियर हो रहा है कि 2 फ्रंट पे कौन है वो तो हमें पता ही है, पर ये हाफ फ्रंट जो था ना, अब फॉग हट चुका है। ऑल पार्टी मीटिंग में आप ये सिचुएशन आप प्रेजेंट करते हो कि हम देश के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं, पर उस पे से फॉग हट चुका है और क्लियर दिख रहा है कि कौन देश के साथ है और कौन ऐसे मौके पर भी पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर की तरह काम कर रहा है। देखिए, मतलब यूट्यूब चैनल्स कई सारे बैन हो गए हैं पाकिस्तानी, पर देश में कुछ लोग हैं जो हर रोज नया कंटेंट बना के परोस रहे। टॉय प्लेन के साथ मखौल भी उड़ा रहे हैं, कोई आकर पाकिस्तान को क्लीन चिट भी दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि नहीं पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई वहाँ के हेडलाइंस में छप रहा है। और आज तो खड़गे जी ने ऑफिशियली बता ही दिया कि भाई पाकिस्तान को दोष नहीं देना है, मोदी जी को दोष देना है। तो मुझे लगता है इसके बाद तो जो भी फॉग था वो हट चुका है। नहीं तो पर मतलब मेरे को ना एक चीज़ ये समझ में नहीं आती भाई, तू भी बताइए इसके बारे में थोड़ा सा, और शहजाद भाई आप तो क्लियर करना ही कि ये ऑडेसिटी आती कहाँ से है कि सीधा
पहलगांव जैसा इंसिडेंट होता है, 21 लोगों को मार दिया जाता है, 25 लोगों को मार दिया जाता है, और वो भी धर्म पूछ के मार दिया जाता है। उसके बाद ये ऑडेसिटी कहाँ से आती है ये बोलने की कि ये तो देश के प्रधानमंत्री ने करवाया है? ये कौन सी मानसिकता है? आप लोग महाभारत के वो प्रसंग तो जानते ही होंगे, परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम और परस्तु विग्रह प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम। मतलब ये महाभारत का भी युधिष्ठिर ने बताया था कि जब हम एक दूसरे के खिलाफ है तब तो हम 100 बनाम 5 है, कौरव बनाम पांडव, पर जब कोई एक्सटर्नल थ्रेट आता है तब हम 100 बनाम 5 नहीं, हम 100 + 5 105 है। ये फीलिंग आप कभी भी कोई भी कालखंड उठा लो, जब भारतीय जनता पार्टी विरोध में या विपक्ष में रही है तब भी उसने कभी एक रेड लाइन क्रॉस नहीं की। 1971 में क्या वाजपेयी जी प्रमाण मांग रहे थे? 1971 में जो बताया जाता है, इंदिरा जी ने सैम मैनेकशॉ से बोला था कि पाकिस्तान पे जो एक्शन करना है, तो वो अप्रैल में बोला था, एक्शन हुआ दिसंबर में। क्या उस समय तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, पर उस समय जो भारतीय जनता पार्टी से अर्लियर वर्जन था, क्या वो हर रोज मांग रहा था कि भाई अब दीजिए, अब कब होगा, कल होगा, बताइए कैसे होगा, बताइए कहाँ बॉम्ब छोड़ोगे, बताइए कौन से हथियार यूज करोगे? यही वाजपेयी जी को नरसिम्हा राव जी ने 90s में यूनाइटेड नेशंस में भारत का केस लड़ने के लिए भेजा था पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर पर। तो ये भावना जो एक रहती थी, वो भावना को एक प्रकार से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के एडवेंट के बाद, आने के बाद कांग्रेस में इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। मतलब अब क्या है कि परिवार हित इज अबव राष्ट्र हित, पर्सनल हित इज अबव राष्ट्र हित। आपको याद होगा वाजपेयी जी को एक बार इन्होंने गद्दार भी बोला था पार्लियामेंट में खड़े होकर। जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरान का, तब सोनिया गांधी ने उसका विरोध किया था। आप जाके न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ लो, याद है। तो कुछ चीज़ें जो रेड लाइंस हमारे डेमोक्रेसी में होती थी कि हम लोग चाहे जितना भी एक दूसरे का विरोध करें, हम कुछ चीज़ों पे हमेशा एकमत होते थे। वो चीज़ सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने व्हेन दे वर इन ऑपोजिशन टू वाजपेयी जी तभी से ध्वस्त करना शुरू किया था, और आज तो वो पूर्ण तरीके से मोदी जी के आने के बाद उन्होंने ख़त्म ही कर दी है। तो मुझे लगता है वहाँ से वो ऑडेसिटी शुरू होती है। और आप देखिए ना, पहलगाम को 24 घंटे भी नहीं हुए थे, रॉबर्ट वाड्राकर बोलते हैं कि हिंदुत्व, और 2 दिन बाद पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर लंदन में उन्होंने हिंदुत्व इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द वर्ल्ड ये पोस्टर डाल दिया। तो ये स्टेटमेंट जो ये बताने की कोशिश करते हैं ना कि ये अरे यार क्यों इस पे आप लोग आपत्ति करते हैं, भाजपा वाले क्यों लेकर बैठ जाते हैं इसको, पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करता है। 370 पे राहुल गांधी का बयान डॉसियर में छपा था। बिल्कुल। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, बालाकोट में चील कौवे मरे, ये पाकिस्तान ने ग्लोबली नैरेटिव चलाया है। पुलवामा इंटरनल जॉब था, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मंच पे कोट किया। आप समझौता ब्लास्ट में कांग्रेस की सरकार ने विदेश में तो बोला था कि पाकिस्तान ने करा है, और देश में हिंदू टेरर का नैरेटिव। 26/11 भी अगर कसाब नहीं पकड़ा जाता तो कराम ओमड़े जी द्वारा कलावा तो वो पहन के आया था। तो वहां पर भी, और आज भी वो नैरेटिव है। देखिए रॉबर्ट वाड्रा ने जो बोला 6 महीने पहले, आप याद करिए, विजय वड़त्तीवार जिसने ये डिनायल में है कि हिंदुओं को चुन चुन कर नहीं मारा गया, उसने बोला कि करकरे जी को कसाब ने नहीं मारा, करकरे जी को आरएसएस लिंक्ड पुलिसमैन ने मारे। 6 महीने पुराना बयान है, महाराष्ट्र के चुनाव के समय का, याद होगा आपको। तो कांग्रेस पार्टी ने टाइम एंड अगेन पाकिस्तान को हैंडल देने के लिए भी वो कभी पीछे नहीं हटे हैं। इसीलिए मैं अभी चैनल्स पे जा रहा था तो मैंने एक उनके लिए कोई पोइट्री बनाई है। पोइट्री ऐसी है कि सेना का करो अपमान, पाकिस्तान मेरा भाईजान, 2 शरीर 1 जान, कांग्रेस बोले पाकिस्तान की जुबान। वो लग भी रहा है। और आज देखो, आज वो था ना कि वो ढकोसला कि CWC रेजोल्यूशन में देखो हमने बोला है सरकार के साथ है, हमने माना है कि हिंदुओं को टारगेट किया गया। वो CWC रेजोल्यूशन जैसे अजीत भारती के भावनाओं के साथ, पर उनके शब्दों का इस्तेमाल न करते हुए उन्होंने बत्ती बनाकर अब बाकी का अजीत भारती के पॉडकास्ट पे देख लेना, वो बत्ती बना दी उन्होंने। खड़गे जी ने आज बत्ती बना दी उसकी। उन्होंने बोल दिया कि ये निजी बयान नहीं है किसी का, ये सब ऑफिशियल बयान है। उन्होंने ओन कर दिया,
क्योंकि अब तक क्या बोल रहे थे, सिद्धरमैया निजी बयान, थिमापुर निजी बयान, वाड्रा निजी बयान, फलाना निजी बयान। अब उन्होंने खड़गे जी ने जो बोला है ना, उसके बाद तो क्लियर कट है कि ऑफिशियल लाइन है कि भाई मोदी विरोध में चाहे पाकिस्तान के साथ खड़े होना पड़े, इस्लामिक जिहाद की लीपापोती करना पड़े, या देश विरोध और सेना का विरोध करना पड़े, हम करेंगे। बट डू यू थिंक इससे कुछ, अगर मान लीजिए अपना पॉलिटिक्स के लिए भी इस टाइप की चीज कर रहे हैं, इसका कोई, मुझे तो नहीं लगता कि पॉलिटिक्स के लिए भी या फिर पॉलिटिकल फायदा भी लोगों के इसकी देखो, कांग्रेस पार्टी जो है ना, वो बिना पॉलिटिकल कैलकुलेशन के कोई चीज नहीं करती। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो एक पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर, अगर एक राजनीतिक दल बार बार इस नैरेटिव में लगा है कि नहीं, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा नहीं गया, भाई क्यों? इतने बेवकूफ तो वो भी नहीं है। ये देखो, जो मैंने एक जो सेंटिमेंट गेज किया पाकिस्तान के खिलाफ, तो सेंटिमेंट है ही, और जो दूसरा सेंटिमेंट पहलगाम के हमले के बाद निकल कर आया, वो ये था कि लोग ये सोचने लगे कि यार भाषा तो पूछी नहीं किसी ने, जाति भी नहीं पूछी, कर्नाटका हो, केरला हो, उत्तराखंड से हो, हरियाणा से हो, गुजरात से हो, अरुणाचल प्रदेश से हो, भाई एक ही चीज देखा, नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन को तक नहीं छोड़ा। शरीर चेक किया, मार दिया, खतना है नहीं है, चेक किया, मार दिया, कलमा पढ़ने आता है नहीं आता है, मार दिया, नाम देखा, मार दिया। किसी को बख्शा क्या? किसी भाषा बोलने के लिए कोई रीजनल लैंग्वेज से था तो किसी को बख्श दिया क्या? तो सेंटिमेंट ये था कि हम बटेंगे जातियों में तो धर्म पे कटेंगे। और सबसे पहले कांग्रेस ने इसी नैरेटिव को वाइट वॉशिंग करना शुरू किया। नहीं, हिंदू होने के लिए कहाँ टारगेट हुए भाई? ये विजय वड़त्तीवार का स्टेटमेंट, थिमापुर कर्नाटका के मंत्री का स्टेटमेंट, रॉबर्ट वाड्रा ने तो हिंदुओं पर ही दोष डाल दिया। इसके बाद राम गोपाल यादव आए समाजवादी पार्टी से, आरजेडी के चंद्रशेखर आए, सब लोग यूनिसन में ये नैरेटिव पहले। फिर दूसरा स्टेप था कि पाकिस्तान को क्लीन चिट। इसमें भी एक जियोपॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाते हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, कहाँ से उनके कौन से एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन उनको फंड कर रहे हैं, और उनका लिंकेजेस आप देखिए ना लार्जर ग्लोबल मैट्रिक्स में, वो लोग कौन से ग्लोबल फोर्सेस से पुष्ट है, उसका भी एक रोल हो सकता है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और आप जो कह रहे हैं ना, ये जो अजय राय ने किया, उसको लोग बोल रहे हैं कि ये चाइल्डिश है, क्लाउनिश बिहेवियर है। मैं इसको क्लाउनिश नहीं मानता। एक दिन पहले अजय राय के उसी गंगा एक्सप्रेसवे पे रफाल लैंड कर रहे थे। जब हम युद्ध लड़ते हैं ना, तो सैन्य तैयारी के साथ साथ सामाजिक तैयारी भी जरूरी है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान क्यों बोला? क्या हम लोग की, उन्होंने ये क्यों बोला कि भाई साहब आपको युद्ध के लिए तैयार होना है तो थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? मे बी इंडिया डिड नॉट नीड दैट मच रिसोर्सेज, इट नीडेड द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने लोगों को मोबिलाइज किया। लोग मोबिलाइज होने चाहिए, और वो जो मोबिलाइजेशन ऑफ माइंड्स भारत का हो रहा है, सब लोग सोच रहे कि भाई अब तो हमको मुंह तोड़ जवाब देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग प्रिपेयर्ड है। सेना तो प्रिपेयर्ड रहती है, पर सेना के साथ समाज जब प्रिपेयर्ड होता है तो वो सामाजिक उसको भी ध्वस्त करने के लिए कि पाकिस्तान को बख्श दो, सिद्धरमैया इंडस वाटर ट्रीटी को कैसे छू सकते, थिमापुर, संतोष लाड, जिनका कोई लेना देना नहीं है भाई। आपका चीफ मिनिस्टर का क्या लेना देना है एक्सटर्नल अफेयर्स में? बिल्कुल। और उनके मंत्री बयान दे रहे हैं। तो ये पूरा डिजाइन किया जाता है। इसमें ना मैं दो क्वेश्चंस हैं मेरे। एक तो जो आधा फ्रंट जिसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं, उसके बारे में एक क्वेश्चन ये है कि अभी राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने जो बयान दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी, वहाँ पे भी तो फार्मर्स हैं, वो नहीं रोकना चाहिए, और साथ साथ फिर वो ये रेलवे ट्रैक रोकने की पूरी चीज़ें जो कर रहे हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट, नया ऐसे टाइम पे फार्मर्स प्रोटेस्ट करने का कर रहे हैं। और पैरेलली यहाँ पे हमें जो ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें इतना संशय होना भी क्यों चाहिए, जब ये मणिशंकर अय्यर वहां पर जाकर कह के आए हैं कि भाई तुम सपोर्ट करो हमें, हम मोदी को हटाएंगे। अच्छा, मणिशंकर अय्यर ने इस बार इस पूरे पहलगाम का दोष पार्टीशन के ऊपर भी डाला है। तो पार्टीशन में कौन था वो भूल गए शायद कि भाई आप ही के तो नेहरू जी और वहां से जिन्ना थे। ठीक है, तो एक
वो उस समय करंट कांग्रेसी और पूर्व कांग्रेसी थे, जिन्ना पूर्व कांग्रेसी थे और नेहरू उस समय करंट कांग्रेसी थे। तो आप अगर पहलगाम पार्टीशन पे दोष डाल रहे हो तो आप नेहरू जी पे डाल रहे हो। एनीवे, ये जो टिकैत बंधु है, इन्होंने एक भी शब्द हरियाणा के किसानों के लिए बोला है पंजाब ने पानी बंद किया तो? उनको हरियाणा के किसानों की चिंता नहीं है। और हरियाणा के ज्यादातर किसान तो जाट होते हैं। हाँ, यहाँ पे सबसे मतलब अगर हम इसको थोड़ा और डीपली देखें, हम पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर रहे हैं, भगवंत मान हरियाणा के लोगों का पानी बंद कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये स्ट्रेंज पॉलिटिक्स है, इसका मेरे को मतलब समझ में नहीं है। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कर रहे हैं कि यहाँ से हम अपने फ्रंट्स को तैयार कर ले। युद्ध अभ्यास हो रहे हैं, कल वो हम रिकॉर्ड तो आज कर रहे हैं पर अगले दिन 2-3 अभी वायु युद्ध अभ्यास भी होने वाला है, नो टाइम जारी हुआ है। तो उस समय पर जब पूरी प्रिपेयर्डनेस आप देख सकते हैं कि कैसी है, मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं, या तो ये मॉकिंग कर रहे हैं या तो ये चाह रहे हैं कि हमारी प्रिपरेशंस में बाधा है। मैं इनको किसान, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये किसान का काम, किसान और जवान तो एक परिवार से निकलते हैं। हाँ। बिल्कुल। ये किसानों के नाम पर दुकानदारी करने वाले कुछ लोग हैं। इनकी पॉलिटिकली क्या ज़मीन है वो तो खुद एक्सपोज हो गई चुनाव दर चुनाव में। चाहे पंजाब चुनाव में कुछ लोग लड़े और चाहे यूपी चुनाव में कुछ लोग लड़े, उनके गांव से वो नहीं जिता पाए। तो मैं इसको कोई ये नहीं कहूँगा कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट वगैरह है, ये टिकैत ब्रदर्स, और वो उन्होंने तो बताया खुलकर कि हम किसके लिए काम करते हैं, कैसे पॉलिटिकली इंक्लाइंड प्रोटेस्ट है और वो क्यों किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। सही नहीं, इसमें ना ये एक चीज़ लोगों को समझनी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपने ये बात बोली, हरियाणा का पानी रुका तो ये नहीं बोले, और जो टिकैत है मतलब वो जिस एरिया में रहते हैं ना, वो उसको बोलते हैं वेस्टर्न यूपी। या फिर अगर हम इसको जियोपॉलिटिकल कह रहा हूँ, या इसको पहले के हिसाब से देखें तो वृहद हरियाणा, एग्जैक्टली वो वृहद हरियाणा का पार्ट था, हरियाणा का ही पार्ट था। वो बाद में यूपी में चला गया, पर लोग तो एक ही है। अब मान लो कि आपने बॉर्डर बना दिया तो वो तो ठीक है, अलग अलग स्टेट्स हो गए, पर लोग तो एक ही है ना। बिल्कुल, वो भाषा वहाँ के और यहाँ के सब एक है। वो भाषा एक है, वहाँ पे रोटी बेटी का संबंध है, वहाँ पे शादियां हरियाणा से ही होती हैं। बिल्कुल। तो वो वृहद हरियाणा ही बोला जाता था पहले से। पाकिस्तानी किसानों के लिए इन्होंने बोला, पर इनको हरियाणा के किसानों के लिए चिंता नहीं हुई। ये समझने वाले और ये मतलब अगर हम चलो इसके बारे में बात कर ही रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये हम डिस्कस भी कर रहे थे कि क्या ये भगवंत मान का आइडिया हो सकता है, या इस पे पूरी केजरीवाल की स्टैम्प छपी हुई है कि नहीं? तो 100% केजरीवाल, बिकॉज केजरीवाल को बदला लेना है हरियाणा के लोगों से भी, केजरीवाल को बदला लेना है बीजेपी से भी। तो दोनों चीज़ों को साधना। और प्लीज़ इससे पहले भी केजरीवाल के बयान आप देखिए, पाकिस्तान परस्ती में केजरीवाल को पीछे नहीं रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक इसने भी कोट किया था। सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया में हीरो बनने का काम केजरीवाल का था। सर्जिकल स्ट्राइक याद कीजिए आप। अगले दिन ही वॉज ऑल ओवर द मीडिया। जो आज सिद्धरामैया और ये लोग अजय राय थोड़ा लूट रहे हैं, तो केजरीवाल बिन देयर डन दैट है। केजरीवाल ने बाटला हाउस एनकाउंटर पे सवाल उठाए थे। राइट, इशरत जहां केजरीवाल ने ऐसे स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन स्टेटमेंट निकालूंगा तो सुरक्षा बलों के मनोबल पर चोट करने के लिए केजरीवाल कोई पीछे नहीं रहा। तो एक तो वो हाफ फ्रंट में वो भी है, उसकी पार्टी भी है। दूसरा ये है कि बीजेपी से बदला लेने के लिए देश का इंटरेस्ट जाए भाड़ में, हरियाणा जाए भाड़ में, ये कर सकते हैं। ये तो हरियाणा का पैदा हुआ है। हाँ, फिर भी इसने क्या स्टेटमेंट था भगवंत मान का कि हरियाणा के कोटे का पानी खत्म हो चुका है, अब हम क्यों दें उनको? मतलब ये कोई बात होती है क्या? पर पाकिस्तान को पानी मिलता है। संतोष लाड, सैफुद्दीन सोज, थिमापुर, पानी मत बंद कर दीजिए साहब। वो एक कोई मौलाना अरशद मदनी ने भी बोला है, कैसे रोकोगे पानी को? तो यहाँ पे कैसे रोक रहे भाई? मौलाना साहब इस पे नहीं बोल पाए। मौलाना साहब को वहाँ की चिंता है। अगर इसमें चलिए हम पॉलिटिक्स के साइड में एक चीज़ मैं इसमें लेकर जाना चाहूँगा। जैसे ही हम कश्मीर की बात करते हैं, तो कश्मीर में पिछले 6 साल से मोटा रूप से शांति थी। टूरिज्म बढ़ रहा था। बताया जाता, आई थिंक 10 लाख टूरिस्ट जाया करते थे, वो 2.5 करोड़ हो गए थे। हाँ। और टारगेट आई थिंक बताया जा रहा था 2025 का शायद 4 करोड़ का टारगेट था। सो
आम आदमी वहाँ पर खा कमा रहा था, चीज़ें बदल रही थी। That's right. इवन ऐसा भी बताया जाता है कि जो होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, वो इतनी भर गई थी कि लोग जो है अपने गाँवों में एक एक कमरा अपने घरों में निकालने लगे थे कि गेस्ट हाउस बना दें, Absolutely. ताकि लोग वहाँ पर रहने लगें। तो इस सारी की सारी चीज़ें बेसिकली दिखा रही थी कि मेन स्ट्रीम में आ रही हैं चीज़ें। पत्थरबाजी ऑलमोस्ट निल थी, बिल्कुल ज़ीरो ही हो गई थी पत्थरबाजी। तो ऐसे में इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक होना, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो चीज़ें। एक तो इसमें फेलियर किस चीज़ का मानते हैं आप? क्या ये चुनाव होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे, या फिर सेंटर के नीचे ही रहनी चाहिए थी? दूसरी चीज़ जुडिशरी का भी क्या रोल है उसमें? और दूसरी चीज़ जो अब क्या देखते हो आप फ्यूचर कश्मीर में टूरिज्म का, या फिर बैक टू नॉर्मलसी जो आ रही थी उस चीज़ मैं का? इसको थोड़े डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, देखिए टाइमिंग को लेकर आप कह सकते थे कि अब होने चाहिए थे या कल, पर चुनाव तो होने ही थे। बिल्कुल। बिकॉज हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और जितना अधिकार महाराष्ट्र को है, हरियाणा को है, दिल्ली को है अपनी चुनी हुई सरकार रखने का, उतना ही अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों को है। क्योंकि हम लोगों की तो वही मानसिकता है ना कि एक संविधान, एक विधान, एक व्यवस्था। 370 हटाने का मतलब यही था ना कि भाई दो अलग व्यवस्था नहीं चल सकती इस देश में। तो देन इट हैज़ टू बी इन ऑल सेंसेस इंक्लूडिंग डेमोक्रेटिक राइट्स। तो उसके प्रति तो हम लोग कमिटेड थे। इस बार मुझे लगता है कन्विंसिंगली प्रूव हो गया इस हमले के बाद, खासकर कि जो थोड़ा बहुत सेंटिमेंट मुसलमान और जो मुनीर ने बोला कि कलमे की बुनियाद पे हम बने हैं, मुस्लिम्स आर डिफरेंट देन हिंदूज, एक्चुअली पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उसने बता दिया कि मुसलमानों के नाम पे, या जो कलमा जो उसका बेसिस है इस पूरी चीज़ को करने का, उसके प्रति वो कमिटेड ही नहीं है। भारत ने तो वहाँ के मुस्लिम बहुल इलाके में चुनाव करा दिए, जो भी वर्डिक्ट है हम हारे, एनसी जीती, हमने फिर भी उसको, उनके अधिकारों को नहीं मारा, पर उनका अधिकार था रोटी कमाने का। तुमने अपने चक्कर में अपने सेना को स्टेबल करने के लिए, अपने सेना की एक महत्वता बनी रहे अपने कंट्री में, क्योंकि उनकी तो यही है अल्लाह, अमेरिका और आतंकवाद। अल्लाह तो अब क्या ही बोलूँ, बांग्लादेश बन गया, बलूचिस्तान भी पता नहीं कितने दिन, हालांकि हम उसमें कुछ हम कर नहीं सकते, वो तो बलूचिस्तान के लोग हैं। अमेरिका तो अब देख ही रहे हैं ट्रम्प साहब के बयान। तो बचा क्या? आतंकवाद। आतंकवाद के सहारे ही ए फॉर आर्मी बची रहती है। अब ये ए फॉर आर्मी को बचाने के चक्कर में इन्होंने ए फॉर अवाम जम्मू कश्मीर को जिस प्रकार से एक, मुझे लगता है कि धोखा दिया है या पीठ में खंजर भोंका है ना, आज जम्मू कश्मीर के लोग भी रियलाइज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने पहलगाम हमला किया, करवाया आतंकी हमला, इससे उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर ही सबसे बड़ा कुठाराघात किया है। हिंदुओं को तो चुन चुन कर मारा ही, पर इसका एक रेपरकशन ये हुआ है कि उनकी जो एक कंस्टिट्यूंसी थी जम्मू कश्मीर में, वो अब बहुत बड़े पैमाने से सिकुड़ गई। और इसमें एक और भी चीज़ थी कि देखिए, जहाँ तक आपने एक फेलियर की बात की, हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता है। इंटेलिजेंस, देखो क्या रहता है कि 99 अटैक्स रुकते भी है, तो हमें सिर्फ वो अटैक के बारे में पता चलता है जो होता है, राइट। हमको वो नहीं पता चलता जो रुकते हैं। तो क्या जब 99 अटैक्स रुक रहे हैं वो इंटेलिजेंस सक्सेस है? इंटेलिजेंस फेलियर तो ये भी था कि भाई आप सिटिंग प्रधानमंत्री को उसके घर में उसकी सिक्योरिटी ने मारा। सवाल आज इंटेलिजेंस फेलियर का या उसका नहीं है, सिक्योरिटी लैब्स या इंटेलिजेंस फेलियर, और वो जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर डेलिब्रेशन जो होंगी वो एक बंद कमरे में, मुझे लगता है कि हमारे लोगों को, देश के लोग कर भी रहे होंगे, साइमल्टेनियसली उसके ऊपर जो करना है इफेक्टिवली वो कर भी रहे होंगे। मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि जो रिस्पॉन्स है, टेम्पलेट ऑफ रिस्पॉन्स, जिससे कि एक डेटरेंस पैदा होता है। हमने एक पुलवामा के बाद बालाकोट किया, तो उसके बाद आप देखिए कि 6 साल डेटरेंस, 5 साल डेटरेंस रहा, 5 से 6 साल डेटरेंस उसका रहा है। अब ये है कि वी हैव टू टेक अ कॉल कि किस प्रकार का कॉस्ट इम्पोज किया जाए पाकिस्तान पर, जिससे कि ये डेटरेंस 5-6 साल से नहीं ज़्यादा इसका डेटरेंस हो।
तो दैट इज द काइंड ऑफ कैलकुलेशन दैट वी हैव टू डू कि वी कैन नॉट अलाउ इट टू गो अनपनिश्ड। 26/11 के बाद हमने कोई कार्रवाई नहीं की। इसकी वजह से आप देखोगे 26/11 के बाद सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। पुणे में हुआ था, मुंबई में बहुत सारे हुए थे, दिल्ली में हुआ था, जयपुर, कोयम्बटूर, चेन्नई, वाराणसी, हर दूसरे हफ्ते बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। हमारे इसमें भी उरी में हुआ, पठानकोट में हुआ, पुलवामा में हुआ। दे वर टारगेटिंग दी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एंड इट वाज प्राइमरली इन द एरियाज ऑफ व्हाट वन कुड से afflicted by conflict. But first time they have crossed that red line and they have targeted the tourists in such a big manner. रियासी में भी पिलग्रिम्स को टारगेट किया था, अब इन्होंने टूरिस्ट को जिस प्रकार से चुन चुन के किया, तो ऑब्वियसली द कॉस्ट विल हैव टू बी इम्पोज्ड सो दैट देयर इज अ डेटरेंस टू दिस काइंड ऑफ एक्शंस। एंड इसमें एक चीज़ आपने देखोगी, इजरायलीज ने बताया कि पीओके में हमास के लोगों ने उनको ट्रेन किया एंड द अटैक वाज आल्सो वेरी मच लाइक हमास। राइट, बिल्कुल। आप उसका पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हो अक्टूबर 2023 जो हुआ 7 अप्रैल, उसके साथ आप ड्रॉ कर सकते हो। तो वन विल हैव टू देयरफॉर फैक्टर इन दोज थिंग्स। और उस समय पर तो हमारी कई राजनीतिक दल जो थे वो हमास को कंडेम करने के लिए तैयार नहीं थे, आज तक सपोर्ट कर रहे हैं भाई। अभी वो लेफ्ट वाला वो विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ डिबेट में था, बोल रहा था हम खड़े हैं जी आपके साथ, करिए एक्शन। मैंने बोला विवेक जी आप तो रहने दो, आपके एक नेता ने सेना को खून देने की पेशकश की तो आपने उसको पॉलिट ब्यूरो से निकाल दिया, अच्युतानंदन ने 1962 की। I know. मैंने विवेक से सिर्फ इतना पूछा कि अब पूरा पुख्ता ये आ चुका है कि हमास ने ट्रेन किया था पीओके में, आप हमास कंडेम करो। नहीं, इजराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट। मैंने बोला बता दिया भाई तूने, क्या कमिटमेंट है तुम्हारा टेररिज्म को फाइट करने के प्रति। तो इसमें अब जैसे एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि जब हम देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट टूरिस्ट घटता हुआ दिखा वहाँ पे, अभी फिर भी थोड़ा बहुत जाना शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे ना कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे। लोग बाग जो थे कश्मीर के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो एक तरफ हम कश्मीर का ये सीन देख रहे हैं जिसमें लोग खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विच इज़ अ वेलकम साइन। बट दूसरी तरफ हमने देखा कि जो टेररिस्ट थे उसमें से 2 जो थे वो उसी क्षेत्र के लोग थे, राइट? तो ये 14-15 जो वहाँ के लोकल्स थे उन्होंने इनको सपोर्ट भी किया था। ओवरग्राउंड वर्कर्स के बिना इस प्रकार का अटैक कैसे हो सकता है? दिस इज़ वेरी कॉन्ट्रास्टिंग। दोनों चीज़ें बहुत कॉन्ट्रास्ट में है। या तो फिर अब ऐसा है कि जिन लोगों को आर्थिक रूप से इसमें फ़ायदा मिल रहा है टूरिज़्म से और वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो इंटीरियर कश्मीर के, अंदरूनी कश्मीर के कुछ लोग हैं वो अभी भी 2019 से पहले की जो वातावरण है उसमें जी रहे हैं। यही चीज़ मुझे लगता है कि अगर आप आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को इस डायनामिक में देखिए कि प्रायर टू द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 द टेररिज्म इंडस्ट्री वाज डोमिनेटिंग ऑन द टूरिज्म इंडस्ट्री, and after the abrogation of article 370 the tourism industry has been dominating on the terrorism industry. ये दिया जब बुझ जाता है तो आखिरी में फड़फड़ाता है ना, तो ये टेररिज्म इंडस्ट्री और कौन स्वीकारेगा? नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने बोला है कि कुछ लोकल लोग इन्वॉल्व थे। ओवरग्राउंड वर्कर्स पे कार्रवाई यहाँ हो रही है, किसके घर तोड़े जा रहे हैं? ओवरग्राउंड वर्कर्स की, और लिस्ट है बाकायदा ओवरग्राउंड वर्कर्स की जो उनके समर्थन में आते हैं। और महबूबा जी भी अब देखे किस प्रकार से वो एक ओवरग्राउंड वर्कर नदी में जाकर कूद पड़ा, फुटेज है, वीडियो है उसका कि ही हैज जंप्ड एंड देन ही ड्राउन्ड। वो बोल रही है सेना ने मरवा दिया, दरिया में फेंकवा दिया। एनीवे, पॉइंट इज कि पहले भी एक कंस्टिट्यूंसी थी जो टेरर को सपोर्ट कर रही थी, एक कंस्टिट्यूंसी थी जो टूरिज्म के माध्यम से बढ़ाना चाह रही थी, वो छोटी थी। आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 ये टूरिज्म वाली इंडस्ट्री बढ़ती गई और टेररिज्म वाली इंडस्ट्री सिकुड़ती गई। पर टेररिज्म की जो इंडस्ट्री है वो भी कुछ लोगों के लिए लुक्रेटिव है, और इसीलिए उन्होंने ये किया भी है, इसको करवाया भी है, इसमें पाकिस्तानी आतंकियों का पूरा साथ भी दिया है। और जब हम कार्रवाई की बात करते हैं तो द कार्रवाई हैज़ टू बी ऑन द टेररिस्ट एंड ऑल्सो ऑन द ओवरग्राउंड वर्कर्स, द सपोर्ट सिस्टम, द कंस्पिरेटर्स जो पाकिस्तान में बैठे हैं। पर जो आतंक की बची कुची ज़मीन है, वो बची कुची ज़मीन कहाँ है? वो बची कुची ज़मीन पाकिस्तान में तो है ही, पर वो बची कुची ज़मीन लिटरली पाकिस्तान में, पर मेटाफोरिकली जो
जम्मू कश्मीर में उसको मिट्टी में मिलाना ही पड़ेगा और वो मिलाएंगे। अच्छा, इसमें अभी आपने महबूबा मुफ्ती का जिक्र किया। हाँ, तो अभी फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के लिए कहा कि ये टेररिस्ट्स के घरों में भी जाती रही है, इस तरीके की स्टेटमेंट आई है फारूक अब्दुल्ला। सरप्राइजिंग क्यों है? पर इट इज लाइक पॉट कॉलिंग केटल ब्लैक। वही मैं फारूक भाई साहब, आप बोल रहे हो ये सब कुछ। वो तो अब क्या क्या दिन देखने पड़ते हैं कि अगर वो ये बात हो गई ना कि जैसे कि अब बुरा मत मानना, आई एम वेरी हैप्पी कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बोला है कि भाई साहब आप लोग ये सब जो हरकतें छोड़ दो। तो जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान को समझा रहा है कि भाई तुम छोड़ दो ये सब, वैसे फारूक साहब महबूबा को समझा रहे हैं। बट नहीं, ये दिस इज अ वेलकम चेंज जो ये उमर हाँ, ये अब्दुल्ला वही फारूक साहब है जो कह रहे थे 370 लागू करने के लिए चीन की मदद लेंगे। ये वही है कि पाकिस्तान ने, हालांकि मैं इस मेटाफोर से एग्री नहीं करता कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन के रखी है, पीओके को भूल जाओ। ये वही फारूक साहब है जिनके ग्लोरियस शासनकाल में 70-80 टेररिस्ट को रिलीज किया और उसी के बाद जो कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। बिल्कुल, ये वही फारूक साहब, जस्ट फॉर क्लैरिटी। एक दिन पहले भाई साहब रिजाइन भी कर देते हैं, पता नहीं कैसे, मतलब हाँ, एक ही दिन पहले फिर वो बोलते सब कुछ पता है मैं तो था नहीं, हुआ तो हुआ, मैं तो था नहीं। उन्होंने बोला अमन चोपड़ा के उसमें हुआ तो हुआ बोलोगे तो मेरे को सैम पिट्रोडा याद आ जाएगा। सैम पिट्रोडा साहब ने भी तो पुलवामा के लिए बोला कि एक पुलवामा का दोष पूरे पाकिस्तान को दोगे, नहीं किसको दे फिर भाई। सही बात है। मतलब ये है राहुल के पाकिस्तान एडवाइजर को तो ये मतलब पाकिस्तान में बोलते ही तो ऐसा लगता है जैसे इनके फूफा जी को कुछ बोल दिया है, और उसके बाद रिएक्ट ऐसे करते हैं कि पाकिस्तान के बारे में आप कैसे बात कर रहे हो। तो नहीं, इसके पीछे कारण मैंने आपको समझाया ना कि इसमें 2 कारण है। एक तो ये है कि उनको जेन्युइनली लगता है कि उनका वोट बैंक इससे सकारात्मक नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। भाई बाकी सब छोड़ो, 26/11 के बाद फली मेजर ने बोला टेररिस्ट कैंप को अटैक करो। मनमोहन सिंह का वीडियो भी है कि आई एम वेरी प्राउड कि डिस्पाइट द प्रेशर मैंने नहीं किया। बराक ओबामा ने और मनीष तिवारी ने अपने किताब में लिखा है कि द रीजन वाई मनमोहन सिंह डिड नॉट टेक द एक्शन बिकॉज ही फेल्ट दैट द पॉलिटिकल एडवांटेज विल गो टू बीजेपी। व्हाई डू यू थिंक दैट 26/11 के बाद इन्होंने शुरू कर दिया हिंदू टेरर, दिग्विजय सिंह एक्सेट्रा ने। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर उस समय आंटुले थे देश के। आंटुले ने भी इस थियोरी को पुश किया, पूरा ये नैरेटिव बनाया गया। और उस समय का जो डिप्लोमेट था यूएस का, उसकी वो विकीलीक्स का केबल आया है कि द एंटायर कांग्रेस पार्टी, एटलीस्ट द पीपल दैट मैटर, started pushing this narrative of Hindu terror because they genuinely felt that we should play along with this for the political gains. तो उनको लगता है, उनका कैलकुलेशन है पॉलिटिकल गेन्स का। और दूसरा तो ये है कि भाई एक आपका ग्लोबल अलाइनमेंट है ऐसी फोर्सेस से जो भारत को और भारत के लोगों को डिस्टेबलाइज, इनसिक्योर एंड बटा हुआ देखना चाहती है। आपका अलाइनमेंट उन फोर्सेस के साथ है, इसीलिए आज भी आपका नैरेटिव यही है कि स्टेट में बांटो, जातियों में बांटो, सब में बांटो। ना दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि आप मतलब जो ये बात आ रही है सामने कि भाई इनको लगता है, जेन्युइनली लगता है कि एक वोट बैंक इस देश के अंदर ऐसा बैठा है जिसको पाकिस्तान के बारे में बोलने से बुरा लगेगा। नहीं तो वो दिखता भी है ना, वो पाकिस्तान के झंडे अगर फर्श पे लगा दिए तो उसको कह रहे हैं कि इसके ऊपर मत चलो। नाइव क्यों? नहीं नाइव आपको बता रहा हूँ, वक्त संशोधन से किसी मुसलमान का क्या बिगड़ने वाला है? उसके नाम पर दंगे करवा के मुर्शिदाबाद में हिंदू मारे गए। सही बात, राइट। पहलगाम से पहले, जी मैं दोनों की तुलना नहीं कर रहा हूँ, पर पहलगाम से पहले हिंदुओं को चुन चुनकर स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से मारने का, टारगेटिंग करने का काम मुर्शिदाबाद में हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए भी तो एक ऑडियंस थी ना, लोग मोबिलाइज हुए ना। दंगे कैसे हो गए? मतलब ये राइट्स, ऑर्केस्ट्रेटेड राइट्स कैसे हो गए बंगाल में? सही बात है। क्यों उसको भड़काया जा रहा था? क्यों हर नेता बोल रहा था शाहीन बाग बना देंगे? सीए के नाम पे भी तो हुआ। तो इसकी जो ये इस्लामिस्ट मोबिलाइजेशन, वेदर इट इज टेकिंग प्रो पाकिस्तान लाइन और वेदर इट इज गिविंग द रॉन्ग पिक्चर ऑफ सीए एंड वक्फ एंड देन मोबिलाइजिंग देम अगेंस्ट हिंदूज, ये इसकी एक कंस्टिट्यूंसी है इस देश में। हाँ, ब्लंटली बोल रहा हूँ। नहीं, और मतलब बोलना भी चाहिए, हिसाब से तो बोलना चाहिए। और इट्स अ वेलकम चेंज के जो पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस वो इस चीज़ को खुल के बोलें। तो एक सेकेंड,
ये पीडीए करने वाले दास परिवार के पास गए क्या? चंदन दास कौन से परिवार से भाई? क्यों? कैलकुलेशन किया बिल्कुल। कि मरा तो दास है, हाँ। पर मारने वाला कोई अकबर या अहमद है। हाँ, मैं वो नाम नहीं है स्पेसिफिकली, बट है वो। राइट। तो नहीं, चुप हो गए। नहीं, वो है ना, हायरार्की है। हायरार्की में टॉप पे है मुसलमान, उसके बाद आएगा दलित। अगर दलित को मुसलमान ने मारा तो चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं बोले तो दलित को भूल जाएंगे। अगर दलित को ब्राह्मण ने मारा तो दलित चिल्लाएंगे। हाँ, दैट ये इज तो द हायरार्की। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जय भीम जय मीम, बट वेयर भीम इज अटैक्ड बाय मीम देन फॉरगेट एवरीथिंग। Then बस सूंघो अफीम। ऐसे राजस्थान में कई सारे किस्से हुए थे जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी। दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार राजस्थान में था। हाँ, उसमें एक किस्सा बड़ा फेमस हो गया था, वो नाम मैं भूल रहा हूँ उसका। हाँ, वो सेंगर तक नहीं, नहीं। वो वाइट से कपड़े वाला, वाइट कपड़े जिसने पहन रखे थे। एक दलित युवक मारा गया था मुस्लिम परिवार के द्वारा, खेताराम भील। अच्छा। वो केस था, और देश में ऐसे कई केस थे। ये पूरी लिंचिंग। हाँ, तो एक लिंचिंग पे हिंदू समाज तो लिंचर हो जाता था। हाँ, नॉट इन माय नेम की तख्ती पकड़ ले हिंदू समाज। और जब पता चलता था कि ओहो दलित मारा गया, मारने वाला मुसलमान निकला, तब ये नॉट इन माय नेम नहीं हो रहा था। अभी भी कहा नॉट इन माय नेम, वो किसी पे ओनस नहीं है। सही बात है। हाँ, ये कलमा पढ़वा के हुआ, नाम देख के हुआ, आइडेंटिटी देख के हुआ, पर अब कोई नहीं बोला। अब बोल रहे टेरर हैज नो रिलीजन, टेरर हैज नो रिलीजन। उसमें ये बोल दिया गया ना कि एक तो मुसलमान भी मरा है। ये सबसे बकवास लॉजिक। विच इज एक सेकंड, होलोकास्ट में कई सारे जर्मन क्रिश्चियंस मारे गए। राइट। दैट मींस होलोकास्ट डिड नॉट हैपन अगेंस्ट जूस। जी, ये क्या बेवकूफी वाला तर्क है? सीरियसली। वो मारा इसलिए गया, नॉट बिकॉज ही इज मुस्लिम, बट बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्शन हाँ, इन दोज पीपल्स कॉज। बिल्कुल। जो उनका इस्लामिस्ट कॉज था, उसमें वो ऑब्स्ट्रक्शन था, तो उसको मार दिया। क्रिश्चियन को भी मारा, बिल्कुल पर वो टारगेटिंग तो हिंदू की कर रहे थे, बिल्कुल नॉन मुस्लिम्स की कर रहे थे। नॉन मुस्लिम्स की, बिल्कुल। नहीं, इसमें फिर यहाँ पे जो मेरे को चीज सही लगी। अच्छा, एक चीज आपने देखा, सबसे फनी चीज, टेरर हैज नो रिलीजन। वो बचाने वाले का रिलीजन जरूर, हाँ राइट। उसका नाम तो रीइटरेट करके। हाँ, बिल्कुल। एक वो शाहिद सिद्दीकी साहब थे मेरे साथ आज तक की एक डिबेट में, बचाने वाला मुसलमान था। मैंने बोला बचाने वाले का धर्म देख लिया और मारने वालों का धर्म नहीं देख पा रहे हैं आप। गजब है भाई साहब। नहीं, इसमें हिपोक्रेसी की सीमा है। ओवैसी ने जो स्टैंड लिया वो ठीक था, और इनमें उतनी ओडेसिटी भी नहीं है कि ओवैसी जितनी ओडेसिटी हो। ओवैसी ने तो बोला कि मजहब के नाम पे चुन चुन के मारा, मजहबी वो right. किया गया। पर ये लोग तो भाई साहब, वो तो जो बोलते हैं ना कि नया मुल्ला जो है ज्यादा प्याज खाता है, मतलब वो मुहावरा है, वरना वो बोलेंगे कि मुल्ले को मैंने बोल दिया ज्यादा प्याज खा रहा है, पता नहीं एंटी अनियन एंटी मुल्ला, पता नहीं क्या बोलेंगे मुझे। तो ये है कि भाई साहब कि वो ओवैसी तक बोल गया, वही। पर ये नहीं, इनके मुंह से नहीं निकला, मतलब नहीं निकला। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि भाई एक लिंचिंग होती है तो पूरे 100 करोड़ हिंदू को बोलते तख्ती लेकर खड़े हो जाओ, नॉट इन माय नेम। यहाँ पे 30,000 40,000 आतंकी हमले हुए 9/11 के बाद, ओनली इन द नेम ऑफ इस्लामिक जिहाद, पर आपके मुंह से निकल नहीं रहा। एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड हुआ है। टेरर का रिलीजन नहीं है, तो ये याकूब और अफजल के अफजल का तो फातिहा नहीं क्यों हुआ। पढ़ते हैं? हाँ, ये नमाज़ जनाजा क्यों होता है भाई? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। समुद्र में डाल देना चाहिए, बिल्कुल, बिना मार्क किए कब्र को। नहीं, ये बताओ ना, याकूब मेमन के जनाजे में कितने लोग थे और अब्दुल कलाम के जनाजे में कितने लोग थे? कितनी बार कांग्रेस ने एपीजे अब्दुल कलाम के लिए स्टेटमेंट दिया है, याकूब के लिए तो मर्सी पिटीशन लिखी है भाई साहब। वही। अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम वाज उनके खिलाफ फतवा निकाल दिया था दैट ही इज नॉट इवन अ मुस्लिम। इस टाइप से निकाल दिया था जस्ट बिकॉज ही वाज इनटू भगवत गीता एंड विज्ञान एंड ऑल। उनको काफी ज्ञान था, भारतीय संस्कृति का ज्ञान था। राइट। ये भारतीय संस्कृति है, तो यही है ना इनका हिपोक्रेसी, यही है कि दूसरों को तो इमीडिएटली हिंदू टेरर लेबल करते हैं, जबकि कोई कन्विक्टेड केस नहीं है इसमें एवर। पर यहाँ पर जब ओवरवेलमिंग प्रूफ है, तो यहाँ पे टेरर हैज नो रिलीजन। टेरर ओनली हैज रिलीजन व्हेन इट इज कन्वीनियंट टू ब्लेम हिंदूज। लिंचिंग हैज रिलीजन व्हेन यू हैव टू टारगेट हिंदूज। जय श्री राम इज वेपन। यहाँ पे बोल दो
हाँ, यहाँ नहीं, पे मैं- कलमा तो पड़ा मैं है। इस पे आ रहा हूँ जय श्री राम की बात हुई तो एक ना BBC ने एक आर्टिकल लिखा था कि जय श्री राम हैज बिकम अ मर्डर क्राई नाउ। वॉर क्राई, मर्डर क्राई। नहीं, मर्डर क्राई लिखा BBC ने, और न्यूयॉर्क पोस्ट ने या CNN वगैरह ने इन्होंने वॉर क्राई लिखा है, ठीक है। अब कट्टू आते हैं, ये जो जितनी भी अभी किलिंग्स हुई हैं ये अल्लाह अकबर के नाम पे हुई हैं, तो किसी ने बोला कि अल्लाह अकबर हैज बिकम अ टेरर क्राई नाउ, या कितने सारे इस तरीके से चीजें हुई हैं। ये महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे। वो बुरा नहीं देखते थे, बुरा नहीं बोलते थे, बुरा नहीं सुनते थे। सेकुलरिज्म के भी 3 बंदर हैं। वो अगर इस्लामिक जिहाद उसमें इन्वॉल्व हो तो ना देख पाते, ना सुन पाते, ना बोल पाते हैं। तो सेकुलरिज्म के 3 बंदर हैं। इसमें अभी जो ये पहलगाम हुआ उसके बाद न्यूयॉर्क पोस्ट ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने मिलिटेंट्स लिखा, नॉट इवन टेररिस्ट, मिलिटेंट्स ने ये और काम ऐसा कई करा। है, गनमैन लिखा है। गनमैन, केरला कांग्रेस ने गनमैन बोला है। हाँ, केरला कांग्रेस ने तो gunman आप बोला। जब देश की पार्टी गनमैन बोल रही है तो आप उनको विदेशी वालों को क्यों आप वो कर रहे हो भाई? वो तो यूएस की हाउस कमेटी ने उनको करेक्ट भी किया, कॉल देम टेररिस्ट। वो ट्विटर पे उनका वो कैंसिल करके न्यूयॉर्क टाइम्स का था। अच्छा, देश की पार्टी बोल रही है कि गनमैन है, देश के बड़े नेता बोल रहे हैं कि टेरर वाला जो है उसके पास टाइम नहीं था रिलीजन पूछने का। तू कहाँ से आ गया भाई वहां पे? सही बात है। वो उनकी मंजुनाथ जी की बीवी बोल रही है, पल्लवी, शैलेश जी का बेटा बोल रहा है, यहाँ तक कि द्विवेदी जी की पत्नी ने भी बोला, और हिमांशी का भी जो ओरिजिनल जो इमीडिएट रिस्पॉन्स था वो वही था। तो मैं कह रहा हूं कि भाई वो जब बोल रहे विक्टिम्स कि ऐसा किया गया और आप डिनाइल में हो, क्योंकि ये वोट है। क्योंकि यहाँ पे इस्लामिक जिहादिस्ट है। हाँ, मतलब वही इतना भी क्या वोट बैंक का वो हो गया ना, मतलब कि आपको एंड सामने हुई चीज नहीं दिख रही। ऊपर से क्या है ना कि ये वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स आप कर तो रहे हो, बट इन सम वोट इयर्स बैंक पॉलिटिक्स नहीं, आप मेरा पहला वाला जो मैंने आपको बताया ना कि देयर वाज अ ग्रोइंग कॉन्शियसनेस अमंग्स हिंदूज कि बॉस रिलीजन के नाम पे हमको टारगेट किया गया है, रीजन, भाषा, जाति नहीं देखी गई। तो इसीलिए वो कॉन्शियसनेस को मारना चाहते हैं। हाँ, और अगर हम पहलगाम से आगे चल के स्विच अब- करें पाकिस्तान की तरफ, मैं इसमें चलूं तो ये पाकिस्तान का आप पानी बंद कर रहे हो, कभी छोड़ रहे हो, कभी, मतलब इसका मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है कि कभी डुबा इनको के। बड़ा आदत है, टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक, टी विदाउट वाटर इज नॉट फैंटास्टिक। ओके, तो अभी अब पानी ढूंढो चाय बनाने के लिए। चेनाब देखा आपने आज? चेनाब नदी जो है, ये रो रहे हैं ये लोग पाकिस्तानी। इनका इंडस जो अथॉरिटी है, वाटर अथॉरिटी, उन्होंने लिखा है कि 21% पानी कम हो गया है क्योंकि बगलिहार डैम और सलल, वही है नाम, 2 डैम्स को रोका है अभी। तो उसमें जो है 21% पानी कम हो गया है, तो उनका अर्ली खरीफ क्रॉप जो है वो उसके लग गए। बट इसमें क्या है ना, वो पता नहीं कोई वो जाके टिकैत विकैत जी उनको बुरा लगेगा भाई। हरियाणा के किसानों की चिंता नहीं है, वहाँ के किसानों की चिंता है। वो तो उनकी जो भी पॉलिटिक्स है, मुझे ना ऑनेस्टली रावलपिंडी से ही चुनाव लड़ ले वो। हाँ लड़ लेगा, जीत भी लगता जाएगा। था कि नरेश टिकैत सेंसिबल है। अभी तक हम लोग जब बात करते थे तो यही बात करते थे, नरेश टिकैत के बयान फिर भी सेंसिबल है, राकेश टिकैत उल्टे सीधे बयान देता है। ये जो बयान दिया, यहाँ से सारी सेंसिबिलिटी निकल गई। एनीवे, उनके ऊपर क्या है कि मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करता, वो लोगों ने ही बता दिया है उनको। Exactly. तो सब देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से वो मोटिवेटेड है, किन कॉजेज से वो मोटिवेटेड। जब पर जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, तो वो पाकिस्तान की कूटनीतिक घेराबंदी हो गई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मुँह की खाए। ये फॉल्स फ्लैग कर रहे थे। इनको कुछ वर्ड अच्छा आ जाता ना तो वही यूज़ करते, फिर 6 महीने 1 साल फॉल्स फ्लैग। इनको अब नया वर्ड सीख लिए हैं, ये फॉल्स फ्लैग कर रहा है, इंडिया ने फॉल्स फ्लैग किया है, इंडिया फॉल्स फ्लैग कर रहा है। गवार। तो एनीवे, बता रहा हूँ, गवार देश हैं। तो फॉल्स फ्लैग जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने फॉल्स फ्लैग की बत्ती बना दी।
उनको बोला LET को देखो जरा, और इंडिया के साथ आप बायलैटरली बात कर लीजिए, और ना कोई स्टेटमेंट आया। उल्टा वो US के स्पीकर ने भी उनको अलग जॉनसन ने बोल दिया कि हम तो रिसोर्सेज भी देंगे भारत को, ये कुछ जो चाहिए वो भी देंगे। कतर ने भी एक्चुअली स्टैंड लिया भारत के पक्ष में। तो ये लोग घबराए हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी और अजरबैजान और टर्की और चाइना, इन लोगों के अलावा ज़्यादा कुछ पाकिस्तान के लिए होप नहीं है। इनकी कूटनीतिक घेराबंदी शुरू है, इनकी सैन्य घेराबंदी शुरू है, इनकी जलबंदी भी शुरू है। नहीं, इसमें आप चाइना का अभी आपने नाम लिया कि चाइना विल सपोर्ट देम, बट चाइना जब से ये ट्रेड वॉर शुरू हुई है तब से चाइना वांट्स बायलैटरल रिलेशंस टू इम्प्रूव विद इंडिया। तो मोदी जी को भी अभी बुलाया है और सारी चीजें उस तरीके से। तो हम लोग तो ये वैसे जब पाकिस्तान FATF के ग्रीन लिस्ट में आया था पहली बार, तब चाइना ने सपोर्ट किया था हमारा रेजोल्यूशन। नहीं, वो करते भी हैं ना। चाइना को क्या है समझना कि चाहिए एक बात, जो आज सांप को हिलरी क्लिंटन ने एक सही बात बोली थी कि यू कांट हैव स्नेक्स इन योर बैकयार्ड्स एंड एक्सपेक्ट देम ओनली टू बाइट द एनिमी, वन डे दे विल कम आफ्टर यू। चाइना के भी बैकयार्ड में वही स्नेक्स है जो ये पाकिस्तान में पाल रहे हैं ना। चाइना जो जिनजियांग प्रोविंस में क्या कर रहा है, राइट। और चाइना को भी पता है कि पाकिस्तान उनके देश में भी आतंकवाद फैलाता है। सही बात है। ये जो कट्टर है वो तो चाइना को पहले मारेंगे ये लोग, चाइनीज को। बिल्कुल भाई हिंदुओं को तो बाद में मारेंगे, एथियस्ट को पहले निपटाएंगे। जो ये चाइनीज लोग हैं उनको पहले निपटाएंगे ये लोग। तो ये मैटर ऑफ टाइम है, चाइना को समझना होगा। ये तो सीपेक में तो मार ही रहे हैं ना। सीपेक के लिए जितने भी इनके इंजीनियर्स या जितने भी लोग जाते हैं काम जो करने, एटलीस्ट बलूचिस्तान का एरिया है वहाँ पे तो जाते हैं। मारे जाते हैं, राइट। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि, और पाकिस्तान में वैसे भी इंटरनली इश्यूज जो चल रहे हैं उनके यहाँ पे, आज भी कुछ वो देखा मैंने कि BLA ने कुछ उनके सैनिक मारे 6-7, उससे पहले भी 2-3 हमले हुए। 10 मारे हालांकि पहले। वो उनका इंटरनल इश्यूज है, पर वो पाकिस्तान है ही आर्टिफिशियल देश। पाकिस्तान देखो, नॉर्मली क्या रहता है, एक देश रहता है उसकी आर्मी रहती है। पाकिस्तान के पास आर्मी है, उसके पास देश है। ये अच्छा एक डिबेट में आया है, जब ये अभी तो पाकिस्तानी पैनलिस्ट बैन हो गए, तो थोड़ा सा अगर हाँ पास कर। अब तो पाकिस्तानी पैनलिस्ट बैन हो गए, पर एक आया था तो वो मुझे बोल रहा था हम इस्लाम के नाम पे बने हैं। मैंने बोला गजब के इस्लाम के नाम पे बने हो, आपका फाउंडर साहब वो खाता था। हाँ वाइन राइट, मैंने पीता देखा था। था। मैंने बोला ये इस्लाम था आपका, और ये गजब का ला इलाहा इल्लल्लाह है भाई। बांग्लादेश निकल गया, बलूचिस्तान निकलने के लिए तैयारी कर रहा है, शियाओं को मार रहे हो, आगा खानियों को मार रहे हो, अहमदिया को मार रहे हो, बोल रहे हो हाँ तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये मतलब अहमदियाओं ने सबसे ज्यादा काम किया पाकिस्तान बनवाने के लिए, और सबसे ज्यादा पिटी हो रहे हैं, वही पिट रहे हैं। और ये जिन्ना को भी गुजराती बोलता था ना, ये उर्दू तो नहीं आती थी जिन्ना को। नहीं वो तो मुझे नहीं पता। हाँ I think नहीं आती वो तो थे, मतलब ऑब्वियसली उस समय तो गुजरात स्टेट नहीं था, महाराष्ट्र स्टेट, Right, गुजरात स्टेट नहीं था, बॉम्बे स्टेट था। तो बॉम्बे में तो सब कुछ ही आता था, प्रेसिडेंसी। तो हाँ, पर वो गुजराती स्पीकिंग, राइट, ऑफ कोर्स, राइट। बट मैंने यही सुना है उर्दू भी नहीं आती थी, पॉक भी खाता था बंदा, और शराब भी पीता था, और देश इस्लाम के नाम पे बना दिया। वो बंदा अच्छा खुद वो मैरी किया उसने पारसी से, और अपनी बेटी को बोला कि तुम जो है मुसलमान से ही शादी करो, पारसी से मत करो। बड़ा हिपोक्रेट था वो। ये जिन्ना का क्या था ना, जिन्ना मतलब ही वाज वेरी सेक्युलर, तो पूरा देश लेकिन फिर जब hypocrite। 1940 के बाद से वो पागल होना शुरू हुआ, और मतलब उसको जब कांग्रेस से निकला, वो उसको ये लगा कि भाई मेरे को अहमियत नहीं मिल रही है। अदरवाइज वाज वेरी सेक्युलर, वो उसको इन सब चीजों की पड़ी नहीं थी। वो पोक भी खा रहा शुरुआत था, में और of course 1940 ऐसा के ही बाद था। फिर वो पागल हो गया। नहीं मतलब वो तो कि- उसका दौरा ही पड़ गया 40 के बाद तो, बट उससे एक पहले point से के ही बाद वो आप थोड़ा ये सा, कह रहे हो हाँ कि फॉर द थर्स्ट एंड लस्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर, राइट ही वेंट इनटू फंडामेंटलिज्म। राइट। तो मैं आप दोनों होनहार यंगस्टर्स से ये पूछूं कि आज की तारीख में ऐसे लक्षण किस में दिखाई दे रहे हैं? अरे यार सही बात है। कमेंट करके जवाब दे सकते यानी मतलब इसमें ये भी था ना, एक आदमी आया था यूएस में पढ़ मतलब यूएस में देख रहा था, उसने यहाँ पे आते ना सबसे पहला इंटरव्यू दिया था
कि मैं यूएस गया, मेरे को कोई जाति नहीं दिखी, कोई धर्म नहीं दिखा, मतलब वहाँ पे सभी लोग मिल के करते हैं, कंट्री के लिए काम करते हैं। आज वो जातिगत जनगणना की बात करता है, जर्नलिस्ट की जाति पूछ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग जो ये जिन्ना वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपने ब्यूटीफुली बताया है कि कैसे वो ट्रांजिशन हुआ पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन के चलते, आज की तारीख में उसी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में किसने अपने 15 साल पुराने व्यूज या तो अपने दादा नाना दादी सबके व्यूज को, हाँ पापा सबके व्यूज को जंग करके एकदम ही अलग व्यू लिया है। मुझे लगता है दोनों के कंपैरिजन लोग कर दे, सोशल मीडिया तो खुला ही है, करे। सही बात है। तो मॉडर्न डे जिन्ना कौन है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अरे यार निगत अब्बास विल बी वेरी अपसेट। निगत जी के तो ऐसे ऐसे कारनामे हैं, थोड़ा मजाक। अब देखो मैंने इतना मेहनत किया था डिबेट में जाने से पहले, उससे कुछ सुना देता हूँ यार, सुनो यार, मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, आपके व्यूअर्स को भी मजा आएगा। निगत जी के ग्रेट विचार राहुल गांधी पे। जिस व्यक्ति को एलएसी और एलओसी के बीच में अंतर क्या है वो नहीं पता, वो व्यक्ति आज अगर इंडियन आर्मी पे सवाल उठा रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, राहुल गांधी को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। हम अपना जो कश्मीर है मुकम्मल उसको हासिल करके रहेंगे। राहुल गांधी को अगर देश के खिलाफ जाना है, देश की मुखालिफत करनी है, कश्मीरियों की मुखालिफत करनी है, तो वो उनकी गलती है। और जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है कि कौन वाकई हिंदुस्तान के हित में बात करता है और कौन अहित में बात करता है। देखिए, अपनी मदरलैंड से सबसे ज्यादा प्यार होता है, अपनी मातृभूमि से सबसे ज्यादा प्यार होता है, और ये बात में कोई दो राही नहीं है। और हम सब जानते हैं, और राहुल गांधी बात स्पष्ट कर चुके हैं कि वो हिंदुस्तान को अपना कभी मातृभूमि मान ही नहीं पाए। वो इटली को मानते हैं, शायद इटली के समझते हैं अपने आप को, इसीलिए आज हिंदुस्तान की मुखालिफत करें, हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में उलझुल बयान दे रहे हैं कि पालघर में साधुओं की हत्या कर दी गई। और समाजवादी पार्टी के साथ थी डिबेट, मैडम ने तो क्या क्या चीजें बोली है। समाजवादी पार्टी के साथ डिबेट थी। अच्छा ये सुनो पहले, आतंकवाद के प्रति क्या मोदी जी का रिस्पॉन्स रहता है? अब मोदी सरकार के अंतर्गत किसी भी आतंकवादी संगठन की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी सरकार या हमारे देश के ऊपर आप उठाकर भी देखें तो वैसे तो अब मोदी सरकार के अंतर्गत किसी भी आतंकवादी संगठन की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी सरकार या हमारे देश के ऊपर आप उठाकर भी देखें। हमास का समर्थन कर रहे हैं, हमास के आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, ये वही लोग हैं हमास जो के बॉम्बे आतंकवादी में ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, उनके लिए जिम्मेदार ये वही लोग हैं जो हमास का समर्थन करते हैं, जो 26/11 आतंकी हमला बॉम्बे में हुआ था उसके लिए भी जिम्मेदार। कारण इसका बहुत बड़ा ये है कि आज भी भारत में कुछ ऐसे लोग हैं और कुछ ऐसे दल हैं जो सिर्फ और सिर्फ कुछ वोटों को प्राथमिकता देते हैं, देश की सुरक्षा को नहीं। हम देख रहे हैं CWC के रेजोल्यूशन में एक शब्द, आप अब उसको न्यूज के चैनल पे ही चला के दिखा देते हो। चला दिया बेचारी इतना सा मुंह चला दिया, उसका मुंह ही उतर गया। अच्छा ये वाला सुनो, ये वाला लास्ट है, सुनाता हूँ इनके विचार इनके एलाई पार्टनर के लिए। अखिलेश जी ने भी आज बड़ी बड़ी बातें की है, तो सुनिए अखिलेश जी के बारे में क्या बोला है। से जिस प्रकार राहुल गांधी की सरकार, राहुल गांधी की पार्टी लोगों के दिलों से उतर गई है, आज अखिलेश जी भी यही काम कर रहे हैं। आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि अभी आप लोग गुंडागर्दी और साथ ही साथ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के लिए भी फेमस थे, पर आतंकवादी संगठन तो और उससे बढ़कर है। आज आप उनका समर्थन कर रहे हैं, एक ही थाली में उनके साथ खाना खा रहे हैं। मैं तो नहीं मानूंगी ना कि शायद पर्दे के पीछे आप उनके साथ खाना भी खा रहे होंगे, आप उनके साथ पार्टी कर रहे होंगे, मौज कर रहे होंगे, क्योंकि और ऐसा भी हो सकता है, हमें ये चीज को भूलना नहीं चाहिए कि ये जो षड्यंत्र था, ये जो साजिश थी आतंकवादियों की, ऐसा भी हो सकता है कि ये सपा पार्टी के साथ मिलकर इन लोगों ने प्लान करा हो। वो तो खुशकिस्मती है हिंदुस्तान की सरकार की, उत्तर प्रदेश की सरकार की, ATS की और उत्तर प्रदेश की पुलिस की, जिनको हम नमन करते हैं, जिन्होंने इन लोगों को पकड़ लिया। शायद अगर पकड़ में ना आते तो ये राम जन्मभूमि के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट करते थे और न जाने कितनी मासूम जानें चली जाती। आज भी आप लोगों को खून की होली खेलना चाहते हैं, खून की नदियां अगर उत्तर प्रदेश में बहाना चाहते हैं, तो ये आपकी राजनीति का स्तर बहुत छोटा हो चुका है, बहुत गिर चुका है। मेरा मानना ये है, इन लोगों की पार्टी को स्थगित कर देना चाहिए, इन लोगों की पार्टी को अब चुनाव लड़ने की अनुमति ही नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, क्योंकि जो पार्टी आतंकवादी संगठनों का समर्थन कर रही है, मैं नहीं मानती आप, मैं या कोई भी आम आदमी, कोई भी आम व्यक्ति, आम जनता चाहेगी कि ऐसे लोग हमारे उत्तर प्रदेश में आके चुनाव दिलाए। बिल्कुल सही। नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी का कैंसिल कराना चाहती थी रजिस्ट्रेशन। तो इसके बाद मुझे लगता है कि सुप्रिया सिन्हा तो बोलेगी गायब। अरे भाई वो ट्वीट की स्टोरी पता है ना आपको? कौन से वाले ट्वीट? गायब वाले की? नहीं, मुझे अच्छा, नहीं मैंने सुना उसको सुप्रिया सिन्हा जी को वो भेज रहे थे बार बार के इसे डिलीट करो, शी वाज नॉट डिलीटिंग इट, एंड देन स्टोरी है। और मैंने चेक किया, हालांकि ये पहले मौसमी सिंह ने बताया एक यूट्यूब चैनल पे, पर मैंने भी अपने लेवल पे, मेरे तो आधे से ज्यादा लोग मेरे टच में हैं ही वहाँ पे, और वो बताते ही रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जयराम रमेश जी ने, पवन खेड़ा जी ने उनको बहुत इंसिस्ट किया, और हो सकता है खड़गे जी ने भी उस समय पे किया ही होगा कि ये ट्वीट डिलीट करो, ये ट्वीट डिलीट करो। वो वाला जो मोदी जी का सर तन से जुदा करके जो उन्होंने डिपिक्ट किया था, उन्होंने ट्वीट डिलीट नहीं किया, उल्टा 6 बजे गई वो शो पे आज तक पे,
और पूरा जस्टिफिकेशन कि तुषार कपूर की एक ऐसी फिल्म थी, उसके पोस्टर से हम इंस्पायर हो गए तुषार कपूर की फिल्म से। भाई इनके मतलब इनका नेता भी जो है, मतलब तुषार कपूर की, ओके चलो, तो एक प्रकार से राहुल गांधी तो also तुषार कपूर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। सही बात है। मतलब तुषार, नो आई हैव नो हेट टुवर्ड्स तुषार कपूर, बट यू सी ना, मतलब वो जैसे तुषार कपूर को कैसे रोल में 4 एक्टर के साथ रोल मिलता है, तो इनको भी इंडिया अलायंस में कुछ रोल मिला हुआ था, तो ऐसा है। एनीवे, और नो उसमें हेट भी फॉर तुषार कपूर। 4 एक्टर्स के बीच में भी गूंगे का रोल। हाँ, पर कांग्रेस वाले बोलेंगे काश राहुल जी नहीं बोलते। एनीवे, बट नो हेट फॉर पीपल विथ एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी और फॉर तुषार कपूर। पर मेरा पॉइंट ये था कि उन्होंने किया नहीं ट्वीट और डिलीट, और फिर उसके बाद अपेरेंटली बताया जाता है कि राहुल गांधी ने उनको रात में कॉल करके बोला कि मैडम डिलीट प्लीज। अब राहुल गांधी अगर बोल रहा है डिलीट करो, मीन्स इवन राहुल गांधी जिसका बहुत ही अलग लेवल है टू फाइंड थिंग्स नॉट अप्रोप्रिएट गिवन द लैंग्वेज ही यूजेस, और वो सुप्रिया को बोल रहा है, तो उसके बाद फिर वो डिलीट भी हुआ और हाँ, सारी वो चीजें भी डिलीट हुई। हुआ, पर वो कहते हैं ना कि रस्सी It was जल गई too पर late. बल नहीं गया। हाँ। तो अभी भी है, वो बहुत ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर है उनका, जिससे कि बहुत सारे कांग्रेसी बहुत नाराज है, क्योंकि ओरिजिनली जब तक आज ये खड़गे जी का बयान है तब तक तो ठीक है, और टेक्निकली अगर आप देखो तो खड़गे जी ने बड़े स्मार्टली उसको हैंडल भी किया। प्ले किया है, पर तब तक तो कांग्रेस ये कह रही थी कि नो, वी आर विद द गवर्नमेंट, वी आर विद द सेना, वी आर विद द कंट्री, वी डोंट वांट पॉलिटिक्स ऑन दिस। पर उसको पहली बार पूरा ध्वस्त करने का काम मैडम ने करवा दिया। तो एंड आई थिंक ना होना भी ऐसे ही चाहिए था ये। आई थिंक अगर आपको पॉलिटिकली फ़ायदा लेना भी है ना किसी चीज़ से, तो वो अपने आप मिलता है। अगर जब आप देश के साथ इवन हम इजराइल के बारे में जब बात करते हैं, देखते हैं, तो ऑपोजिशन और जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो बिल्कुल यूं मिल के चलती है जब देश के ऊपर संकट आता है। मैं यहाँ पर मैं हतप्रभ रह जाता हूँ, जब ये पुलवामा हुआ था तब भी एग्जैक्टली सेम चीज़ें, सबूत लाओ सबूत जॉर्ज लाओ। बुश ने शुरू किया था, 9/11 जॉर्ज बुश के समय हुआ, वॉर ऑन टेरर उन्होंने शुरू किया, ओसामा वाज द मेन पर्सन, और फिर उसके बाद ओबामा की सरकार ने तो ओसामा को निपटाया। फिर ओबामा के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप आए तो उसने बाकी के लोगों को निपटाया। और ये तो कंटिन्यूटी, एक कुछ चीज़ें होती है जिसमें कि पार्टीजन पॉलिटिक्स के ऊपर हम राइज करते हैं। नहीं, इसमें जो एक्चुअल हमें कंपैरिजन दिखाना चाहिए था वो था जब आई थिंक नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी को बोल दिया था देहाती औरत, औरत। और मोदी जी ने उसको कंडेम किया था। हाँ, वो तब तो सिर्फ मुख्यमंत्री थे और कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टरशिप के, पर उन्होंने किया, पर कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया था। हाँ, कांग्रेस के लोगों ने तब भी कुछ नहीं बोला था मनमोहन सिंह के लिए। भाई, तो मोदी जी के शब्द थे कि मेरे देश के 125 प्रधानमंत्री करोड़ को, लोगों के प्रधानमंत्री को कोई पाकिस्तानी ये कह दे कि देहाती औरत, तो उसकी क्या हैसियत है। ये मोदी जी ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया था। तो ये एक्चुअली, और मतलब भाजपा का ये वाला पक्ष था, ये हमेशा से तो अच्छा रहा है। नेशन फर्स्ट है ही ना भाई साहब, नेशन फर्स्ट है, परिवार फर्स्ट नहीं है, पार्टी फर्स्ट नहीं है। पार्टी के लिए कितने निर्णय ले सकते हैं जो पार्टी के हित में ऊपर नहीं लेते हैं, नेशन फर्स्ट रखते हैं, तो उन्होंने रखा है और हमेशा उसका परिचय दिया, चाहे वाजपेयी जी हो चाहे मोदी जी हो, उन्होंने हमेशा ही किया है। वाजपेयी जी को क्या जरूरत थी भाई यूनाइटेड नेशन जाने की? बिल्कुल। नरसिम्हा राव जी के कहने पे किया है, दे वॉक द टॉक। अच्छा, अब जरा हम पाकिस्तान पे वापस चलें, तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई इस बार पाकिस्तान पे किसी को नहीं जाना है वैसे, पर आप पाकिस्तान पे चलो। नहीं हाँ। मिला के तो जाना ही है, लाहौर अपना क्या दिक्कत। देखिए, भारत की संसद ने एक रेजोल्यूशन तो पारित किया है कि पीओके तो हमारा है। राइट। एक डिबेट में एक पीडीपी का प्रवक्ता आया था, उसने उसको आज़ाद कश्मीर बोल दिया। मैंने उसको बहुत गजब का वहाँ पे ठीक किया। फिर भाई बताओ भाई, उनकी लिंगो और वो आज़ाद कश्मीर और हमारा कश्मीर जो है, ये कुछ मीडिया वालों ने भी छापा, कंट्रोल्ड इंडियन कंट्रोल। राइट। आई थिंक द हिंदू ने छापा, फिर उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा। दोनों की मतलब इस प्रकार की भाषा और लिंगो और नैरेटिव, मतलब फिर आप देखें ना कि ये नैरेटिव वॉर जो होता है वो कितना प्रभाव डालता है। बिल्कुल।
नैरेटिव वॉर ही मतलब दिमाग में जो यंगस्टर्स हैं उनके दिमाग में जो लिंगो होती है कि भाई ये होती है उससे। आज़ाद कश्मीर अभी है और ये इसमें- ऐसा कुछ इसमें जो सबसे अच्छी बात रही है और और ये- आजाद कश्मीर में सोकॉल आजाद कश्मीर में कब चुनाव है हमको नहीं पता। हमारे यहाँ चुनाव हुए जिसमें हम हारे, फिर भी ये गुलाम और वो आजाद। वहाँ साला 2G नहीं चल रहा, ठीक है। यहाँ पर 4G 5G के टॉर्च लग चुके हैं, यहाँ पर टूरिज्म बूम पे है। वहाँ साला आपके जो बेसिक मौलिक अधिकार होते हैं ना कश्मीरियों के, वहाँ पे वो human rights जीरो support हैं, देखो सबकी। बिल्कुल। हाँ, वहाँ वहाँ पे पे मारते हैं। वहाँ सब पे- कुछ वहाँ के जो ये जो बड़े बड़े पेट वाले जो वहाँ के पंजाबी हैं, वो उन्होंने सारा रिसोर्सेज लूटे हुए हैं उधर के, पाकिस्तानी पंजाब। हाँ, राइट, पाकिस्तानी पंजाब के। मतलब उसमें क्या हुआ ना, इन्होंने तो बहुत बहुत उस तरीके से खेला कि वहाँ पे अब कश्मीर की लोकल लैंग्वेज बची नहीं है, वहाँ पे पंजाबी बोली जाती है। वहाँ पे जितने भी लाहौरी थे सबको कहा कि आप भाई यहाँ पे माइग्रेट कर जाओ, जो आज़ाद कश्मीर ये बोलते हैं, सारा वहाँ पे चले गए। अब वही संभाल रहे हैं उसको पूरा। पानी वहाँ पे से आ रहा है, लैंग्वेज बदल गई, सब कुछ बदल गया वहाँ पे। पानी वहाँ से आ रहा है, बिजली नहीं मिलती लोगों को वहाँ पे, और ये बिजली वहीं से बन रही है, उन्हीं के पानी से बिजली बन रही है और उन्हीं को ही सब्जुगेट किया। हाँ, उन्हीं को ही बिजली मैं नहीं वही मिल तो रही बता रहा हूँ। वो मैं देख रहा था, पता नहीं आज से करीब 1 साल पहले की बात है, कुछ पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं, वो हाँ। बनाते रहते हैं आजकल, वो भारत से व्यूज लेकर और अब तो- पैसे कमा रहे हैं। अब तो आज views का भी नहीं आपने बचे। उन लोगों की दुकानें बंद कर दी हैं। बताइए। नहीं, तो- उनका काम करने के लिए यहाँ पे इंडियन कंटेंट नहीं करता। हाँ, तो तो गाड़ी कर लेगा बाकी का। हाँ, बाकी तो कर ही रहा है बिल्कुल। तो मैं देख रहा था वहाँ पर 2-3 कोई यूट्यूबर्स थे पाकिस्तान के, वो गए थे जो जिस आजाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर में गए थे। वहाँ से वो झांक झांक के देख रहे थे कि भारत में झंडा लगा हुआ है, 4G के टॉवर्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर बुरा हाल है। यहाँ पर मतलब उनके जो आज़ाद कश्मीर जिसको वो बोल रहे हैं, वहाँ पर महंगाई इतनी है, उधर हमारे साइड में बेटर परिस्थितियाँ हैं। तो वो सारी चीज़ें बता रहे थे भाई, ठीक है। अब आप उसको साला आज़ाद कश्मीर बोलोगे तो भाई फिर तो फिर तो हमारा क्या ही तो बचता है। नहीं, इस बार ये- एक्चुअली देखो, पाकिस्तान इज नॉट अ नॉर्मल नेशन, अबोमिनेशन है। अबोमिनेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक बेसिकली इट इज अ मिलिट्री मुल्ला इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स which got land and it got a territory and then it used its might in terms of the resource power it had to dominate all other sections of what was Pakistan. तो ना बलूची खुश है, बांग्लादेशी खुश नहीं थे, बंगाली स्पीकिंग, सिंधी को उन्होंने प्रताड़ित किया, सबको प्रताड़ित किया है। इनको इनका ये जो मुल्ला मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है पाकिस्तान का, जो डीप स्टेट है, जो ISI है, जो आर्मी में डोमिनेट करता है, उसको कश्मीरी या कोई भी पाकिस्तान जो बाकी लोग हैं वो नहीं भाते, वो उनको डोमिनेट और सब्जुगेट ही करता है। तो अगर कोई ये मिस्टेकनली सोच रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़ के आज़ाद हो रहा है तो इवन जो ये बलोची फाइटर्स जिनको बोला जाता है, जो ये BLA जिन्होंने अभी बनाई है, ये तो BLA तो अभी नई एक ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले 2 बार बहुत बड़े लेवल पर वहाँ पर जो बलोच लोग हैं उन्होंने अपना मूवमेंट चलाया है। और वो ऐसा बताते हैं कि वो छुप के बैठते थे पहाड़ियों पर और अटैक करते थे। जब पाकिस्तानी आर्मी उसका जवाब नहीं दे पाई पहले भी, तो ऐसा बताया जाता है कि 2 बार ऐसा किया गया पाकिस्तानी आर्मी ने कि अल्लाह की कसम खाई कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, और वो जो बलोच फाइटर्स हैं वो नीचे आए, उनको पकड़ा और जेल में बंद कर दिया, ये कहने के बाद कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ। तो इस टाइप से 2 बार ऐसे इंसिडेंट्स बताए जाते हैं वहाँ पर, जब ये जो पूरा मूवमेंट था उसको बिल्कुल बर्बाद किया गया, उसको तहस नहस किया गया। फिर ये BLA तो अभी रिसेंट पिछले 25 सालों का लेखा जोखा है BLA का। तो अब तो BLA और तहरीक तालिबान मिलके जो वहाँ पे बैट बॉल खेल रहे हैं भाई साहब इनके साथ। इन्होंने तो तहरीक तालिबान ने तो विधानसभा की पूरी वो इसके पार्लियामेंट की पूरी लिस्ट भी बना ली है कि कौन पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर बनेगा, कौन क्या बनेगा, पूरी लिस्ट बना के बैठे हुए हैं। चलिए, वो कह रहे हैं इनको हटाएंगे फिर हम ही बैठेंगे, तो पूरी लिस्ट है उनके पास, कौन होम मिनिस्टर बनेगा, कौन PM देखिए बनेगा। तो सब इनका किया धरा है। अब वो कहते हैं ना, द चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट, तो ये वाला मामला है। अब अच्छा है, बट देखिए मुझे एक चीज़ बड़ी बुरी लगी कि अभी जो हम लोगों का यहाँ से पाकिस्तानी निकालो अभियान चला,
तो इसमें कि जो भी ये अवैध टाइप के पड़े हुए थे यहाँ पे और जो यहाँ पे आए हुए थे उनको बोल रहे थे कि चलो निकलो पहली फुर्सत से, तो यहाँ पे उसके लिए भी छाती पीटना शुरू हो गया भाई। बताइए। तो मैंने बोला कि भाई मेरे दादाजी तो सबसे बड़े बेवकूफ़ निकले। हाँ, उस समय 47 में ऑप्शन था, हमने बोला नो टू पाकिस्तान, नो टू जिन्ना, हम इधर रहे, हमारी कोई वैल्यू नहीं कर रहे सेकुलरवादी, और वहाँ के लोगों को यहाँ रख दो। इन हाउ इनह्यूमन, इनका ह्यूमन राइट्स। मैंने बोला भाई उनका ह्यूमन राइट्स दिख रहा है तुमको, कश्मीरी हिंदुओं का नहीं दिखा। वो दलित समाज, वाल्मीकि समाज के लोग जिनको 60-65 साल 370 जब तक था तब तक उनको कोई डिग्निटी नहीं, कोई राइट नहीं, उनका ह्यूमन राइट नहीं दिखा, और ह्यूमन राइट दिख रहा है इनको ये अवैध पाकिस्तानियों का। सीरियसली। और पहलगाम के विक्टिम्स का भी ह्यूमन राइट नहीं दिख रहा। तो गजब का ये ह्यूमन राइट। अच्छा, इसमें पाकिस्तान वाला जो आपने ये अच्छा, पाकिस्तानी खुद लोगों ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया स्टार्टिंग में और बोला नहीं चाहिए हमको, आप उधर ही रहो। सच में अटारी बॉर्डर बंद कर दिया ना। नहीं, इसमें अभी एक केस तो ऐसा था कि एक वोट करके आया था वो। अब वोट करके आया था, एक पुलिस में सर्विस कर रहा था, जम्मू कश्मीर की पुलिस में सर्विस कर रहा कमाल ही हो गया। गजब है। और उसको पता है कहाँ पे प्लेस कर रखा था? माता वैष्णो देवी पे। वाह। पाकिस्तानी मुसलमान यहाँ पे जम्मू कश्मीर की पुलिस में शामिल हो चुका है और उसकी प्लेसमेंट कर रखी है माता वैष्णो देवी पे। देखिए, एक केस ऐसा है। और उसका एक केस ऐसा, एक केस है वो पांच महिलाएं, मुरादाबाद का केस है आई थिंक, वो उसमें 22 महिलाएं हैं और उनके शादी वहाँ हुई है। हाँ। वो यहाँ पे और यहाँ पे 100 बच्चे हो गए। हाँ, यहाँ पे Right. उनके 100 बच्चे हो गए। शादी और वहाँ हुई तो यहाँ क्या कर रही है? उनके बच्चों के बच्चे हो चुके हैं। उनके बच्चों के बच्चे, उनका पूरा परिवार जो है ना, 22 महिलाओं का 520 लोगों का परिवार। तो पता नहीं कहाँ क्या देश चलाया गया है। मतलब अभी तक यहाँ पे ये बात होती है ना, हम तो ये बोलते भी नहीं थे कि यहाँ पे इतना सारा पाकिस्तानी रह रहा है। हम तो ये बोलते थे ना कि बांग्लादेशी यहाँ पे इतना रह रहा है, रोहिंग्या यहाँ पे इतना हो गया, ये तो पाकिस्तानी भी यहाँ पे इतना हो गया, तो बांग्लादेशी कितना होगा? एनआरसी कब आ रही है भाई साहब? देखिए, मुझे लगता है कि लोगों में कॉन्शियसनेस तो जाग रहा है, इन चीज़ों से लोगों में कॉन्शियसनेस जागा है कि किस प्रकार से सेकुलरिज्म के नाम पे जो पॉलिटिक्स चली है, जिसमें कि ऐसे इन्फिल्ट्रेटर्स को, घुसपैठियों को लेजिटिमाइज करना, उनको आधार कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्टोरल कार्ड, जॉब, किसके अधिकारों को? ये तो भारतीय मुसलमान और भारतीय लोगों के अधिकारों पे घुसपैठ है। बिल्कुल। तो अगर मुझे तो लगता है कि सबसे पहले जो भारत के मुसलमान हैं उनको ही इनको बाहर करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो मेरा अधिकार है उसके ऊपर ये लोग घुसपैठ कर रहे हैं, जबकि इनके ग्रैंडफादर ने राइट डिसीजन नहीं लिया, मेरे ग्रैंडफादर ने राइट डिसीजन लिया था। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई इस पूरे, ये वही जमात है जो कहती है भारत में तो मुसलमानों का जीना हराम है, हाँ। पर पाकिस्तानी मुसलमानों को यहाँ रखो। राइट। रोहिंग्या को भी तो रखो। मैंने बोला पहली फुर्सत से निकालो, जाने दो उनको वहाँ पे। अच्छा है वहाँ पे, यहाँ पे तो हमारे लिए जीना मुश्किल है, क्यों उनको तकलीफ दे रहे हो भाई? भेजो हलीमा बेगम को वहीं पे, जो भी है मतलब। तो मतलब ये तो इस टाइम मुझे लगता है कि नेसेसिटी है, एनआरसी वगैरह जितना भी है ये नेसेसिटी है। और ऊपर से जो आपने कहा ना कि भारत का जो मुसलमान है उसको आगे आके बोलना चाहिए बिल्कुल कि भाई निकालो इन्हें, ये कहाँ से। मैंने तो यही बोला कि बीमारी, ये तो मेरे ऊपर आप लोग जो है एक प्रकार से हमला कर रहे हैं कि भाई आपने जो डिसीजन लिया उस समय पे वो गलत था। आपने महात्मा गांधी, नेहरू जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन लोगों की बात सुन के गलत किया, बता दो हमने गलत किया। हम भी वहाँ रहते हैं 50 साल, फिर पता चलता है कि नहीं वो ठीक नहीं था, तो यहाँ आ जाते फिर। सही बात। ऐसे विचित्र केस हैं। कोई वो 2007 में कोई क्रिकेट मैच था भारत पाकिस्तान का, गुवाहाटी में था, कहाँ पे था, तो वहाँ पर करीब 22 पाकिस्तानी आए, 22 थे 15 थे, पता नहीं कितने थे, जितने भी थे, वो गए ही नहीं, वो यहीं पर बस गए, मैच देखने आए थे। तो क्या मतलब, मैं हैरान रह गया। 15 दिन का वीज़ा लेकर 15 दिन के लिए आए थे वो, मैच देख के चले जाएंगे भाई, थोड़ा बहुत घूम लेंगे, ताजमहल वाजमहल देख लेंगे, ठीक है, एक आध मूवी देख लेंगे, कुछ देख लेंगे, जो भी देखना होगा, वो साला यहीं बस गए। चलो भाई साहब, एक चीज़ आपने नोटिस की, ये बॉलीवुड टाइप का बड़ा इनका दिल पिघलता है।
वो जो 2 पॉडकास्ट हाँ लॉन्डी बना लेंगे। के बारे में जो बोला, हाँ उसके बाद जरा जो ये लोग अपने आप को कास्ट करते रहते हैं पाकिस्तानियों को, बताना चाहिए इंडस्ट्री के कितने लोगों ने उन महिलाओं के लिए बोला। एक ने भी नहीं बोला मेरे सामने। तो वो जो इतनी फवाद चौधरी, क्या है उसका नाम? हाँ, फवाद खान, फवाद नहीं, चौधरी। फवाद खान, फवाद चौधरी है। फवाद खान तो अलग है। फवाद चौधरी मंत्री है भाई। नहीं, यो भाई कुछ और है। फवाद चौधरी तो खान वो ही मंत्री है। है, पागल फवाद मंत्री होंगे। खान, फवाद खान एक्टर है। फवाद खान फवाद खान तो एक्टर। एक्टर है। वैसे वो भी नेता अभिनेता दोनों उनके एंड ही same वाज ही है। गेटिंग अ फिल्म अभी एक गुलाल second, व्हाटएवर। फवाद चौधरी तो मोटा मंत्री है, हाँ, जो गंडा। बड़ बोला, जो कांग्रेस को रीट्वीट करते रहता है, राहुल गांधी में इंडिया जो भी इंडिया ने हमने पुलवामा में सक्सेसफुल स्ट्राइक कर लिया। तो वो वाला फवाद चौधरी है, और फवाद खान जो है वो जो एक्टर है। वो हाँ। हमारे थंबनेल में वो पूछना गैंडा चाहता हूँ लिखते हैं ना कि उसे। उसने तो कितनी स्टैंड ली ये बात सुनकर? उसने स्टैंड लिया क्या इस पे? उसने अभी बोला है, मतलब जब हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो गया तो उसके बाद उसने किसने बोला है? फवाद खान ने। अच्छा। फवाद खान ने बोला है कि जो कुछ भी पहलगाम में हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। The point ये बोला is- है। नहीं। उसने ना टेररिज्म के अगेंस्ट कुछ बोला है, ना उसने पाकिस्तान को कुछ बोला है, ना उसने ये बोला है कि धर्म देख के हुआ है। उसने ऐसा कुछ, उसने बोला वहां पे जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा तो कोई भी मेरा बोल देगा स्टैंड ना। बड़ा क्लियर है। यहाँ पे कुछ सेकुलरवादी लोगों को बड़ा भ्रम है। फॉर मी देयर इज नो गुड पाकिस्तानी। हाँ, सही बात है। अब चाहे इसकी क्लिप बने, जो करना नहीं करो। नहीं वो अब For me, पॉइंट there is not a single good, no Pakistani is a good Pakistani. आपको कुछ लोग यहाँ पे उनकी पूजा करना चाहते हैं, कुछ लोग उनको फिल्म में डालना चाहते हैं। मेरे लिए हर पाकिस्तानी is a bad Pakistani, is a bad person, because they are either enablers, they are silent spectators, or they are participants in what is happening in my country. ये 3 कैटेगरी ही है। दे कैन नॉट अब्जॉर्व देम सेल्फ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, हमें क्या करना है जी, हम आर्टिस्ट है, नहीं तो आर्टिस्ट हो तो करो, तुम्हारा ही काम है ये। बिल्कुल। हमारे देश में हमारी नेतृत्व गलत होगी तो हम करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ चले जाते हो? जब वहाँ पे अच्छा रहता है तो ये लोग वहाँ पे तालियां बजाते हैं, वहाँ की सत्ता की मलाई खाते हैं। जब ठीक नहीं होता तो यहाँ नौकरी लेने आते हैं। नहीं चाहिए। सही बात। ये बेसिकली कंडेम करना तो छोड़ दीजिए, ये जैसे कोई टेरर अटैक हो जाता है ना, उस पर बोलते तक नहीं है, बल्कि और बोल मुझे याद है पुलवामा में तो हाँ राइट, शाहिद अफरीदी को देख लीजिए ना, शाहिद अफरीदी किस तरीके से बकवास कर रहा है यहाँ पर आकर। खुद जिहादी है, हाँ, उसका खुद आतंकवादी है वो। दादा जिहादी था, आतंकवादी शाहिद था। अफरीदी खुद आतंकवादी है। उसका भाई आतंकवादी था। 2003 में ही गॉट हिज ब्रदर गॉट शॉट बाय द इंडियन डिफेंस फोर्सेस 2003 में। आई थिंक हरकतुल अंसार का आतंकवादी था उसका भाई। तो ये तो इसका तो पूरा खैर एनीहाउ दादा को अभी भी तो उसने बकवास की। ये इस अटैक के बाद भी। हाँ बिल्कुल कि वही। आप तो हम पे गलत आरोप। अबे इनको कैसे कॉन्फिडेंस आता है? ओसामा बिन लादेन मिला इनके यहाँ पे। ये बोल रहे हम आतंकवाद से, हमारा कौम हमारा देश कभी आतंकवाद सपोर्ट नहीं। ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद में मिला भाई। अबे तेरा खुद का भाई आतंकवादी है, तेरा दादा और आतंकवादी ये था। आदमी वो है जिसने उसने बताया, अपना वो स्पिनर है ना दानिश कनेरिया, उसने बताया कि ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और ये सब बात कर रहा है कि हमारा बहुत टॉलरेंट रिलीजन है ये वो, ही यूज्ड टू फोर्स दानिश कनेरिया टू कन्वर्ट। राइट। और एक बार इसकी बेटी ने कोई हिंदी सीरियल देखते हुए वो आरती की, राइट, तो उसने टीवी तोड़ दिया। टीवी वैसे तोड़ना तो इनका हाँ, पता नहीं क्या हर ही मैच के है, बाद टीवी से फैसिनेशन है, ऑब्सेशन है, वो बहुत फूटे हैं, फेटिश है वो। पर जेन्युइनली मतलब शाहिद अफरीदी को ये कॉन्फिडेंस कहाँ से किसी पाकिस्तानी को कॉन्फिडेंस आ सकता है कि हम विक्टिम ऑफ टेरर है? और हम भी क्या करें भाई, हम भी तो मान के आए, मनमोहन सिंह मान के आए थे कि यू आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ टेरर। साला तुम्हारा देश ऐसा है जिसमें टीम क्रिकेट खेलने आई है, उसके ऊपर गोलियां चल चुकी हैं। ऐसा तुम्हारा देश पाल रखा है तुमने, ऐसे सांप पाल रखे हैं देश के अंदर। यहाँ तुम साले बकवास कर रहे हो, अभी इंडियन आर्मी ये है वो है, निकम्मी है, पता नहीं क्या बकवास। क्या चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी ना, तो चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में इधर मैच चल रहा है और मेरे ख्याल से कुछ 20 किलोमीटर दूर बम भी फट गए हैं। तो ये अभी भी हुआ है। एक टूर्नामेंट तो होता नहीं इनसे, उसमें लॉस करा लिया यार। चैंपियंस ट्रॉफी में लॉस करा। सबसे बेस्ट तो ये हुआ कि टूर्नामेंट
फाइनल भी हम और डेस्टिनेशन भी पाकिस्तान ने। बताओ, नुकसान ही हुआ उनका, वो करके अच्छा है कटोरा लेकर घूमते रहो। अच्छा, ये इसमें एक और जो सीरियस बात है, अभी FATF ने इनको, जो IMF ने जो इनको लोन वोन दिया $8 बिलियन, हाँ, तो उसके बाद इन्होंने फिर से ये वाला जो पहलगाम करवा दिया। उससे पहले जब तक लोन वोन नहीं मिल रहा था, जब तक ये मरे पड़े थे, तब तक चीजें काफी हद तक साइलेंट भी थी। तो ये भी कोई एंगल आपको लगता है? ये बिल्कुल एंगल है। इनको जब भी मतलब वो वही है ना कि सांप को दूध पिलाना, ये सांप है, इनको दूध नहीं पिलाया जा सकता। तो पहले इनका दूध और पानी बंद करना है, फाइनेंशियली इनको एग्जॉस्ट कर देना है, इनको रिसोर्सेज वाइज एग्जॉस्ट कर देना है। अभी ये युद्ध अभ्यास चल रहा है, तो हम लोग का भी चल रहा है, तो सामने वो भी कर रहे हैं कि भाई हम आपसे ज़्यादा ताकतवर है। तो ऐसा है कि इनके पास कुछ $6 बिलियन का ही रिजर्व है, और प्रतिदिन इनका $15 से $25 मिलियन खर्च हो रहा है, तो 14 दिन चलेगा इनका नाटक। राइट। हमने जो अभी रफाल ऑर्डर किया ना, इट इज इक्विवेलेंट टू देयर एंटायर डिफेंस बजट। आपको एक मजेदार फैक्ट बताऊं, इनकी इकोनॉमी है 40 लाख करोड़, हमारी LIC कंपनी 58 लाख करोड़। तो अगर LIC ज्यादा अपने पे आ जाए तो इट कैन टेक्निकली बाय आउट पाकिस्तान, जस्ट LIC। मतलब जो हम लोग जो हम कहते हैं कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, तो पाकिस्तान के साथ भी, पाकिस्तान के बाद भी हम खरीद सकते हैं। एक कंपनी को केवल अपना एसेट जो है आधा एसेट दे देना है, तो पाकिस्तान खरीद लेंगे। खरीद ही लो एक बार। अच्छा साहब ऐसा है नहीं, पर वो हमने हाँ, पर ऊपर से क्या है ना, अपना जो निवेश ठीक से करता है। हाँ, जो ऊपर से सांप चल रहा है LIC मोदी जी के आने के बाद, LIC SBI दोनों प्रॉफिट में। पाकिस्तान की जमीन आ जाए, वो बहुत सांप भी बैठे हैं वहां पर, वो ऐसे नहीं। पाकिस्तान अपनी जमीन संभाले, पाकिस्तान अपने लोगों को संभाले। वी हैव नथिंग टू डू विद दैट नेशन। हाँ, बट वी हैव ओनली 2 थिंग्स टू डू विद दैट नेशन, कि इट इज द प्रोजेनेटर ऑफ टेररिज्म, so that has to stop, and it is the occupier of our part of Kashmir, राइट। so that has to be ended। बिल्कुल। ये 2 ही रिलेशन है, बाकी और कोई रिलेशन नहीं है हमारा पाकिस्तान। बिल्कुल, ना ही हम इंटरेस्टेड हैं, ना ही हम इंटरेस्टेड हैं। वी आर डूइंग गुड। तुम मरो जाओ, जो करना है करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। सही है। और जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, उनके लिए उनको वहाँ भेज दो। हाँ, उनको ले लो, जरूर भेज देना, उनको ले लो, क्योंकि इट इज पर्सनली इंसल्ट टू मी। मुझे तो मेरा इंसल्ट लगता है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनका जो बताया जा रहा है ना, जो वोट बैंक की तरह यूज होते हैं, जो बड़ा खुश हो जाते हैं पाकिस्तान की अगर हम वो, उन सालों को सबको निकालो। चलो अब यहाँ से हट के थोड़ा सा वक्फ पे बात करते हैं, क्योंकि ये तो एंडलेस टॉपिक है, कितना भी बात करते रहो। नहीं, पर ये पाकिस्तान परस्ती हो या ये वक्फ पे जो है, ये जो हो रहा है, इनके पीछे जो कॉज है वो वही है। ये वोट बैंक का कीड़ा ही उसके पीछे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ऐतिहासिक चीज हो गई, जो मतलब बहुत टाइम से सोचा जा रहा था कि ऐसा होगा। हर मैनिफेस्टो में लिखा भी जा रहा था कि वक्फ को या तो उसमें बदलाव लाएंगे, संशोधित करेंगे, या उसको हटाया जाएगा। मतलब बहुत सारे कयास भी लगाए जा रहे थे कि हटाया जाएगा, कब हटेगा। बहुत सारी गालियां भी बढ़ी भाजपा को इस चक्कर में कि 10 साल निकल गए, वक्फ का कुछ करो। और इवेंचुअली जब हुआ तो 240 सीटों के ऊपर भी कर दिया, तो विच वॉज अ ग्रेट थिंग। मतलब बहुत सारे लोगों ने यही कहा था ना कि 240 सीटें आ गई, अब वक्फ का कुछ नहीं हो पाएगा। आई वॉज वन ऑफ देम जो मतलब सोच रहा था कि यार थोड़ा सारी चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी, और बट आई वॉज सरप्राइज कि ये बदलाव आया नहीं। ये इसलिए है क्योंकि मोदी जी को जो करना है वो उनके नंबर पे नहीं, नियत पे डिपेंडेंट है। तो जब नियत पे रहता है तो नंबर ठीक है, ज़्यादा नंबर होते तो बेहतर होता, पर नंबर पे नहीं, नियत पे ये टिकी हुई चीज़ है। इट वॉज फंक्शन ऑफ नियत 370 हटाना, इट वॉज फंक्शन ऑफ नियत राम मंदिर बनना, इट इज़ फंक्शन ऑफ नियत UCC को लाना एक एक करके, इट इज़ फंक्शन ऑफ नियत कि वक्फ को संशोधित किया। नहीं, इसमें वैसे तो हम लोगों ने अपनी वीडियोस में कवर किया भी है, बट आप यहाँ पे हो तो आपसे पूछना बनता भी है कि नीतीश जी और नायडू जी, इन लोगों को किस तरीके से हैंडल किया गया वक्फ के मामले में, क्योंकि उनको भी नीतीश जी का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूँ, सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय का इससे बड़ा साधन वक्फ संशोधन से हो ही नहीं सकता। भाई 85% पसमानदा को इन्होंने आज़ाद कर दिया, मुस्लिम महिलाओं को आज़ाद कर दिया,
आगा खानियों को दे दिया, दरगाहों को दे दिया। तो जो ये पॉलिटिक्स करते भी हैं उनके लिए तो सबसे पहले दे शुड लैप अप सामाजिक न्याय साधा जा रहा है। दूसरा मुद्दा कौन सा है नीतीश जी का या नायडू जी का? संविधान की सुरक्षा। संविधान की सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन है भाई। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी को आप अपनी क्लेम कर दो, फिर कोर्ट जाने का अधिकार नहीं, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं, ट्राइब्यूनल में पड़ा रहे, यूनिलैटरली फैसला कर दो आम्बेडकर जी के संविधान के खिलाफ। तो इसको तो आम्बेडकर जी के संविधान से सिंक किया है ना। तो सामाजिक न्याय, सुशासन और संविधान की सुरक्षा, 3S। पर तो point- 3S से क्यों ये कोई खबा हुआ? उल्टा मैं तो बोलता हूँ कि जो सामाजिक न्याय का ढिंडोरा पीटते हैं और सुबह शाम संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, उनको इसको सपोर्ट करना चाहिए। ये तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन हमने लागू की। अभी जो आपने 3 पॉइंट बोले ना, 3S जो बोले, 3S पॉइंट पता है क्या है? कि जैसे आप बोलते होगे जो भाई इस्लाम खतरे में है, इस कानून से इस्लाम खतरे में है, ये तीनों के तीनों एस कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। और पॉलिटिशियंस 3S को काटने के लिए उनका ऐसे ही है शरिया, वो उसके बलबूते पे आते हैं। तो बोला भी, झारखंड के मंत्री ने बोला ना कि शरिया संविधान के ऊपर। ओह हाँ, बोला ना एक ने। हाँ, ये तो कईयों ने बोला पर है। ये ऐसे तो बंगाल में तो बंगाल में तो कॉमन ही हाँ, चल बहुत रहा है वहाँ common पे, था। वहाँ के जो TMC के सपोर्टर्स हैं उनके द्वारा। अब तो ममता काफिर बोलने लग गई है, काफिरों को मारेंगे, काफिरों को ये करेंगे। तो ये तो अलग लेवल की स्टेटमेंट वो आ रही एक हैं। जैन समाज का कार्यक्रम था जिसमें मोदी जी भी गए थे। मोदी जी गए थे तो उन्होंने वहाँ पे रेसिटेशन की, वर्ल्ड पीस के लिए मैसेज दिया। ममता दीदी जैन समाज के कार्यक्रम में जाके वक्फ को कुछ नहीं होने देगा, हम वक्फ को संभालेगा, ये कह के आ गई। और वही वक्फ जैन के समाज के लोगों के भी चीज़ों पे अतिक्रमण कर रहा है। हाँ। मतलब इनके लिए माइनॉरिटी भी केवल एक ही है, मुस्लिम। जैन नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है, पारसी तो है ही नहीं। पारसी तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही ना नहीं सिख है। करते वो तो भाई पारसी तो। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये इसको उन्होंने शरिया बना संविधान पर। अच्छा है, अच्छा है कि ये शरिया खुल के आ गए शरिया के साथ, क्योंकि इससे जो इनका संविधान बचाओ, हम संविधान बचा रहे, ये सब ये जो ढकोसला ये कर रहे थे, ये लोग ढकोसला कर रहे थे। संविधान बचाओ ढकोसला नहीं है, इनका ढकोसला आज सामने आ गया। भाई आम्बेडकर जी ये चाह रहे थे। अच्छा, इसमें एक दूसरी चीज ये भी बोली गई कि ये जो अभी संशोधन हुए हैं वक्फ में, वो केवल 30%। आई थिंक विष्णु शंकर जैन का ये वीडियो वायरल हो रहा था कि 30% 40% जो चीज़ें हैं वही इसमें कैटर हो रही हैं, बाकी इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है, इस टाइप से बोल रहे हैं। कोई भी कानून परफेक्ट कानून बन के नहीं निकलता। परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ द गुड। आप कोई भी चीज़ को, जैसे संविधान भी तो 100 बार संशोधित हुआ है ना। ऐसा तो नहीं है कि संविधान सभा ने जो संविधान दे दिया हमको वही संविधान लेकर आज भी हम लोग चल रहे हैं। 100 बार संशोधित हुआ। तो एक कानून आया है, उसमें अगर आप माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढेंगे तो आपको कोई ना कोई कमी तो नज़र में आएगी। हो सकता है वो कमी आपके पर्सपेक्टिव से हो, हो नहीं। लीगल रीडिंग तो 10 तरीके की हो सकती, एक ही प्रावधान की। अल्टीमेटली तो जुडिशरी डिसाइड करती है कि ये लीगल प्रोविजन कैसे रीड हो रहा है, कैसे संविधान में सिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये उनका व्यू है। अब मुझे विष्णु जी का वो भी बयान याद आ रहा है कि जब इंट्रोड्यूस किया गया 24 में, तब वो उसके गुणगान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई ये बहुत अच्छा हो गया, उसमें ये अच्छा हो गया, अब ट्राइब्यूनल में इस प्रकार से होगा, ये होगा। तो ये सब गुणगान भी कर रहे थे। अब उनका पता नहीं रीडिंग क्यों चेंज हो गया। पर मुझे लगता है कि हम लोगों ने कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम लोगों ने डिसाइसिव स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स सामाजिक न्याय एंड संविधान की सुरक्षा लिया है। अब मनमानी नहीं चलेगी, अब लैंड ग्रैबिंग नहीं चलेगी, अब माफियागिरी नहीं चलेगी। ये खत्म। इसको कोई नहीं नकार सकता, चाहे आप कितने भी बड़े क्रिटिक क्यों ना हो, या आपको क्यों ना लगता हो कि मोदी जी तो कम ही है, मैं मोदी जी से ज़्यादा मतलब वो हूँ, क्या बोलते हैं, संविधान का रक्षक और बाकी चीज़ें बहुत सारी है। लोगों को है वो टीवी पे आके लोगों के मन में आता है कि हम ही मतलब कभी मेरे को सब पता है। हाँ, वो एक दूसरा एग्जाम्पल है। जैसे मैं किसी के बारे में पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, चिपकली होती ना सीलिंग पे, उसको लगता है सीलिंग उसी की वजह से बची है। मतलब मैं हट गया सीलिंग से, सीलिंग गिर जाएगी। तो भाई अब कुछ लोग हैं वो ऐसे सोचो
छिपकली अपने बच्चे को कहती है तू मगरमच्छ बनेगा, हाँ तो वो समझ रहे हैं मैं मगरमच्छ बन गया। anyway, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि उनके हिसाब से मंदिर बना फिर भी कमी है, 370 हटा फिर भी कमी है, यूसीसी लाए फिर भी कमी है, विमेंस रिजर्वेशन किया फिर भी कमी है, सीए लाए फिर भी कमी है। असली वही है, ठीक है, आप जब आएंगे सत्ता में तो आप उसको और बेहतर कर देना। कम से कम ये जो बिना डीड के वक्फ बन रहा था, मौखिक बोल के वक्फ बन रहा था, जहां मर्जी वहां वक्फ बन रहा था, वो सब तो रुका। राइट, ये ट्राइब्यूनल वाला सिस्टम ठीक तो हुआ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। इसको ऊपर से जब मैं इसका कुछ डेटा देख रहा था तो मैंने ये देखा था कि उत्तर प्रदेश जैसा जो राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वक्फ की ज़मीन है, वहाँ पर जितनी वक्फ के पास ज़मीन है उसमें से 78% जो है दैट इज सरकारी, और सरकारी ज़मीन जो है इसको इसमें बिल में कैटर किया गया है। राइट, तो 80% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। तो इसको अगर डेटा से मान के देखा जाए तो 78% प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाती है। बाकी कुछ ज़मीनें ऐसी भी हैं जो स्वेच्छा से दान की गई हैं मुस्लिम लोगों के द्वारा, जो वक्फ को दी जाती हैं, स्वेच्छा से दान की जाती हैं। आज के बाद जब से लॉ नोटिफाई हुआ है बिना डीड के और बिना वो वक्फ, देखो वक्फ का सबसे मेन प्रिंसिपल एक्चुअली मुसलमानों के लिए बेनिफिट है। मुसलमानों का रिलीजन बहुत क्लियर है ना, हमारा इस्लाम बड़ा क्लियर है। जैसे कि आप हज पे नहीं जा सकते, आप सऊदी जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। नहीं, मतलब आप मक्का नहीं जा सकते। हाँ, मक्का आपकी दुआ कबूल नहीं है, राइट, तो आपका दान क्यों कबूल हो? इस्लाम जब आपकी दुआ नहीं कबूल कर रहा है तो आपका दान, हिंदू का दान भी नहीं कबूल होना चाहिए। दुआ कबूल करने लगोगे तो दान भी कबूल कर लेना। जब दुआ कबूल नहीं है, जा नहीं पा रहा है वो, तो उसकी जमीन आपको जरूर चाहिए। हाँ, हिंदू की जमीन चाहिए, पर हिंदू बोर्ड में नहीं चाहिए। हाँ। जो भेजी थी दुआ वो टकरा के आ गई लौट। पर मेरा बोलने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मतलब ये जो अनरीजनेबल क्लेम है ना कि महाकुंभ हमारा था, हमने हम महाकुंभ वो भी हमारा है, ये 1500 साल पुराना मंदिर हमारा है, ईडन गार्डन हमारा है, फोर्ट विलियम्स हमारा है, सुप्रीम कोर्ट हमारा, पार्लियामेंट हमारा है, ये नहीं हो सकता। अब सिस्टम से चलो। अब ये क्रिश्चियन के पास नहीं है, जैन के पास, हिंदू के पास, किसी के पास ये अधिकार नहीं, तो सबके लिए। और जुडिशियल रिव्यू तो इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, हर चीज तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाती है रिव्यू में। तो यहाँ पे ट्राइब्यूनल में मामला क्यों समाप्त हो जाए? राइट, ट्राइब्यूनल से भी तो जुडिशियल उसमें जाना चाहिए। अच्छा, अब जुडिशियल की बात आप कर ही रहे हो, तो वक्फ संशोधित हुआ, सीधा पहुंच गए जुडिशियल, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, इसलिए क्योंकि कोई भी कानून जब पारित होता है, हमारे देश की व्यवस्था यही है कि सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रिटेशन का काम, कानून बनाने का काम उनका नहीं है। कानून की व्याख्या करना, कानून को संविधान के प्रकाश में वो संवैधानिक है या नहीं, उसको टेस्ट करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, उसको एक्सरसाइज भी करना चाहिए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, वो जाए सुप्रीम कोर्ट में, उसका रिव्यू हो, कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी परख हो, और फिर उसके बाद वो देश में कानून है तो वो लागू है। सीए हुआ, सीए को माना, नहीं माना इन लोगों ने। हाँ, ये इन्होंने तो नहीं, अब ये जो बोल रहे हैं इन्होंने नहीं हम सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट सीए ओके बोलता है तो बोलते नहीं सुप्रीम कोर्ट से फेटल एरर हो गया। फिर वो 370 ओके बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से 404। हाँ, ये यही लोग बोलेंगे कि दे कैन बी इनफॉलिबल नहीं है, फैलिबल है, ये है वो सब, पता नहीं क्या क्या लेकर आते। मतलब 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला था, तब नहीं मानना है। शाहबानो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तो मैं इनको बोल रहा हूँ लिख के दे दो। जब डिबेट में जा रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ लिख के दे दो, सुप्रीम कोर्ट की मानोगे, लिख के दो अभी यहाँ पे। तो नहीं भाई साहब हम तो मानने को तैयार, मतलब शाहबानो का माना था वैसे मानोगे। तो मैं तो तैयार हूँ सुप्रीम कोर्ट का मानने के लिए, तुम मानने को तैयार हो क्या? नहीं, इसमें अभी जब ये हुआ तो उसके बाद आई थिंक किरण रिजिजू जी का भी एक बयान आया था कि न्यायपालिका कार्यपालिका के कामों में दखल अंदाजी ना करे। अगर हम लोग मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने लगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए, मुझे लगता है कि इस विषय पे इस विषय पे जो संविधान के हमारे स्टूडेंट विशेषज्ञ देख रहे हैं वो इस पे कमेंट सेक्शन में जितनी चर्चा करते रहे।
मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर्स है और हम सभी लोग जो संवैधानिक व्यवस्था में हैं, लेजिस्लेचर का काम लेजिस्लेचर करती है कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करने का और जुडिशरी उसको रिव्यू करें, एग्जीक्यूटिव एक्शन को भी लेजिस्लेटिव एक्शन को भी, तीनों अपने अपने डोमेन में रहकर काम करें, तब ये एक साइकिल जो एक सिस्टम है संविधान का, उसको अम्बेडकर जी ने वैसे ही एनविसाज किया था। अगर एक दूसरे के एरिया में कोई भी एंक्रोच करता है तो फिर वो बैलेंस ऑफ पावर जो है ना वो बिगड़ता है, और जहाँ बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाता है वहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मुझे लगता है कि हर एक को अपनी सीमाएं पता है, संवैधानिक सीमाएं, ये कोई आजकल की बात नहीं, वर्षों से इसके ऊपर केस लॉ स्टडीज़ है, तो मुझे लगता है कि वो अपने अपने हिसाब से चले। तो आई थिंक इससे ज़्यादा डिप्लोमेटिक आंसर मैं इसीलिए मैं हंस भी रहा था, बट चलिए ठीक है। नहीं, मुझे लगता है कि ठीक है। हमारे देश में क्या है ना कि जुडिशरी के बारे में मैं नॉट एज अ पॉलिटिशियन बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि लेजिस्लेचर के पास जो है विल ऑफ द पीपल होता है, राइट, ये डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं। एग्जीक्यूटिव के पास बोलते हैं कि पावर ऑफ द सॉर्ड या पावर ऑफ द ट्रेजरी, पैसा या स्ट्रेंथ, पुलिस स्ट्रेंथ या मिलिट्री स्ट्रेंथ। जुडिशरी के पास केवल उसके पास अपनी एक रेपुटेशन या उसके पास एक ये है कि उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, वही उसके पास है टू इम्पोज इट्स रिट। तो जुडिशरी को कभी भी कम करके आग कर देखने की बात मैं कभी भी एंडोर्स नहीं करता किसी की भी तरफ से। जुडिशरी का सम्मान ही बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। ये कंटेम्प्ट पावर भी इसीलिए लाया गया था क्योंकि जुडिशरी के पास बिना अपने रेपुटेशन के अलग उसके पास कुछ है नहीं। तो जुडिशरी का सम्मान होना चाहिए, और मोदी जी ने हमेशा, हमारी सरकार ने भी, या बीजेपी एज अ पार्टी हैज ऑलवेज रिस्पेक्टेड जुडिशरी, कभी जुडिशरी को आड़े हाथ नहीं लिया। इंदिरा जी के समय पर जज को एमपी लड़ाना और फिर वही बहारुल इस्लाम को वापस जज बनाना, सुपर सेशन कर दिया था एन रे, राइट। फिर उसके बाद जिस प्रकार से जुडिशरी को कमिटेड जुडिशरी बनाने के लिए जो क्या था, तो ये तो अनडेमोक्रेटिक नेचर को दर्शाता है जी। तो भाई कुछ और इस विषय पे है तो ठीक है, नहीं, तो आई थिंक जैसे आपकी इच्छा भाइयों। मैं तो बाकी क्लोजिंग नोट्स एंड में अगर आप पाकिस्तान के बारे में कुछ बताना चाहें, बिकॉज आई डोंट नो कि ये यार, अब मैं बताऊं एक चीज, मैं बड़ा डिप्रेस हो गया हूँ। मैं पता है क्यों? क्योंकि यार जितनी उनकी औकात या हैसियत उससे ज्यादा डिबेट हो गई है, कवरेज में। नहीं, ये कुछ और पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं, कुछ वो तो खैर किसी को भी नहीं पता, ना ही हमें पाकिस्तान को बताना है, बट पॉडकास्ट पे या चैनल पे थोड़ा राइट, हाँ, तो ना ही हमें उन्हें बताना है। बाकी हमें बस थोड़ा कुछ मसाला मिल जाता तो नहीं, कोई मसाला नहीं चाहिए पाकिस्तान को, सालों को कोई मसाला नहीं देना है, जो मिलेगा उन्हें अपना मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कि पहले एक समय था लंबे अरसे तक कि इंडिया पाकिस्तान हाइफनेट होते थे। हमारा रिलेशनशिप अब डीहाइफनेट हो चुका है, और जो भारत की स्टैंडिंग है, उसकी इकोनॉमिक पावर है, उसकी डिप्लोमेटिक रीच है, इट इज़ वे बियॉन्ड एस्टिमेशन ऑफ पाकिस्तान. Pakistan is not Pakistan is a nobody. Pakistan is an irritant. But what India has to achieve is far greater than, you know, some country which can't even figure out its own issues. I mean, Pakistan can't hold a Champions Trophy ball. Right. They can't hold a champion. उनका वो देखा क्या आपने? वो जब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम वो जो इनॉग्रेट भाई वो लीक कर रहा था स्टेडियम, उसमें बारिश आ गई थी एक दिन। जेन्युइनली 1980s या 90s में अटके हुए हैं। अभी भी वो एक कुछ फुटेज आया तो 2-2, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन बैंकों में हाँ राइट, गैस थैलियों में भरते हैं और वो एक आटे की लाइनें लग रही हैं 47 से एक बोरी वीट को गार्ड कर रहे हैं। तो मुझे तो तरस आता है उन पे, मुझे तरस मतलब नॉट कि मुझे कुछ करना है उनके लिए, पर तरस आता है, वो वहाँ पे एंड हो जाता है तरस। पर ठीक है, अब आपने जो बोया है वो तो आपको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बोल दिया, मुझे लगता है इट्स वेस्ट ऑफ आवर टाइम एंड ठीक है, अब देखते हैं जो भी होगा। देखते हैं कैसे होगा। पाकिस्तान आप भी देखिए, कंटेंट ही कंटेंट होगा। वो एक
चलिए छोड़े, मैं बाद में बोलता हूँ। हाँ, ठीक है। पाकिस्तानियों को जो है बस ये है कि डूबने के लिए भी पानी नहीं मिल हाँ जी, धोने के लिए, डूबने के लिए पानी नहीं। वो अंकल बड़े वायरल हो गए। वो अंकल को कितनी गालियां दे रहे थे लोग, वो हमारे हाई कमिश्नर, वो अंकल जो है, मैं अंकल को सैल्यूट करता हूँ, अंकल जी ने जो किया है उसको देख के बड़ा गुस्सा है। Right. अच्छा, उनका डिप्लोमेट ये करे तो ठीक है, और हमारे अंकल जी ने जो थोड़ा सा इंडिकेशन कर दिया। हाँ, बताओ। एक सेकेंड, जस्ट फॉर पाकिस्तान। हाँ जी, ये देखो, ये खाली हम कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारे पास बॉटल भी भरी हुई रखी है सामने। जी, चलो पाकिस्तान। चुनाव का पानी। देखो तुम्हारा 21% पानी। चलिए ऑन दिस नोट, On this थैंक note. यू वेरी मच। और जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, भारत जय माता भारत, की जय, वंदे जय मातरम। भारत, और भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी मैं ये कहने वाला था कि अगली बार शहजाद भाई जब तक आए तो हो सकता है कि पाकिस्तान ना हो। क्या पता। हाँ, पाकिस्तान के 1-2 बच्चे जो हैं वो हो चुके हो हों। जाएं। कुछ नहीं कह सकते हैं। तो चलिए भाई साहब, ऑन दैट नोट थैंक यू वेरी हम मच। समाप्त जय करते हैं। हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जी। थैंक यू वेरी मच।